नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 61, एग्नेस की शक्ति। पता चला कि एग्नेस एम्बरगुट में से एक है। मुझे पहले कभी यह नहीं पता था, अथर्व ने बड़बड़ाया। बूम बूम, दोनों योद्धाओं की गति बढ़ गई और इसके साथ ही युद्ध के मैदान का तनावपूर्ण माहौल अचानक चरम पर पहुंच गया, जो पूरे चौक में फैल गया। सिर मुड़ रहे थे और गर्दनें झुक रही थीं। युद्ध के मैदान के नीचे से बाहरी शिष्यों की चीखें सुनी जा सकती थीं। एग्नेस, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें पहले 3 कदम उठाने दूंगा और मैं बिल्कुल भी वापस नहीं लड़ूंगा। वेल्डन ने एग्नेस की ओर देखते हुए विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन उसके अहंकार का मतलब समझ में आया। हालांकि एग्नेस और वेल्डन दोनों शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से थे, फिर भी उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि एग्नेस केवल 6ठे स्थान पर थी जबकि वेल्डन 3रे स्थान पर था। एग्नेस ने वेल्डन के अहंकारी उपहास को नज़रअंदाज कर दिया। उसके नाजुक और पतले हाथों पर जल प्रकृति की प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा उभरी थी, जो हल्के नीले रंग में चमक रही थी, जो उसकी पोशाक के रंग से मेल खा रहा था। एक झटके में एग्नेस अचानक पानी में मछली की तरह तेजी से वेल्डन के सामने आ गई और उसे जोरदार तमाचा मारा। वाह! एग्नेस की हथेलियों के पीछे से गर्जन वाली लहरों की आवाज आई। हल्की नीली आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तविक तरंगों में बदल गई थी। एग्नेस की हथेलियों पर शक्ति उमड़ रही थी। ओवरलैपिंग वेव पाम, चौगुनी लहरें। इस चिल्लाहट के साथ एग्नेस की दाहिनी हथेली 4 शक्तिशाली हाथों में बदल गई, जो एक दूसरे के साथ बिखर गए और घुल मिल गए। फिर वे वेल्डन के चेहरे पर हिंसक रूप से टूट पड़े। यह ओवरलैपिंग वेव पाम है, एग्नेस की सबसे मजबूत चालों में से एक। कुछ शिष्यों ने कहा, उसने अपनी पहली चाल के रूप में चौगुनी तरंगों का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि एग्नेस वेल्डन को एक ही वार में मार डालना चाहती है। उसे अपने द्वारा किए गए कृपालु प्रस्ताव पर पछतावा हो रहा होगा। आखिरकार यह एक भयंकर हमला है। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, वेल्डन का चेहरा काला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एग्नेस अपने पहले प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा लगा देगी। एग्नेस द्वारा अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद, भले ही वह त्वचा शोधन में अद्भुत रूप से मजबूत था, वेल्डन को स्पष्ट रूप से पता था कि वह बिना लड़े उसके भयंकर हमले का सामना नहीं कर सकता था। लेकिन उसने सार्वजनिक रूप से एक वादा किया था, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस बीच एग्नेस की पहली 3 चालों से बचने की पूरी कोशिश कर सकता था। और इसलिए जब चौगुनी तरंगों की हथेली उस पर टूट पड़ी, तो वेल्डन वार से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके घूम गया। हालांकि यह विशेष शक्ति लचीली और तरल थी, जैसे पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। जिस क्षण उसने इससे बचने की कोशिश की, क्वाड्रुपल वेव्स पाम ने अचानक अपना रास्ता बदल दिया। इसने वेल्डन के दाहिने कंधे के किनारे पर हमला किया, जिससे उसके कंधे पर लगा कपड़ा फट गया और वह बुरी तरह घायल हो गया। अब वेल्डन का खून बहुत तेजी से बह रहा था। बूम! इससे पहले कि वह अपने कंधे के दर्द से उबर पाता, एग्नेस ने अपना दूसरा हमला किया, एक बार फिर क्वाड्रुपल वेव्स पाम का इस्तेमाल किया। इस बार वेल्डन ने अपनी मौत का इंतजार करते हुए स्थिर खड़े रहने का विकल्प नहीं चुना। उसने भी एक मुक्का मारा, जिससे एग्नेस का भयंकर हमला खत्म हो गया। लेकिन अपने किए की शर्मिंदगी को जानते हुए वेल्डन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ऐसा लगता है कि तुमने अपना वादा तोड़ दिया है। ये केवल दूसरा कदम है और यह पहले वाले की तरह ही शक्तिशाली है। एग्नेस ने उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य जताते हुए कहा। बू! शर्म! युद्ध के मैदान के आसपास के कई शिष्यों ने वेल्डन पर अपने अहंकारी वादे को तोड़ने के लिए अपनी अवमानना दिखाए। तिरस्कार की आवाज़ सुनकर वेल्डन क्रोध और अत्यधिक शर्मिंदगी से भर गया। वह गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, एग्नेस, अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी शक्तिशाली गति बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि अपनी गरिमा को बचाने का एकमात्र तरीका एग्नेस को पूरी तरह से हराना था। ये देखा जा सकता था कि वेल्डन ने अपनी सारी शक्ति अपने दाहिने हाथ में लगा दी थी। उसके दाहिने हाथ से उन्मत्त आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सफ़ेद रूनों की एक पंक्ति फूट पड़ी, जो तेजी से उसके पूरे हाथ में फैल गई। वेल्डन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को मजबूती से जकड़ा, सभी आध्यात्मिक ऊर्जाओं और रूनों को अपने एक हाथ में इकट्ठा किया, जैसे कि एक अविनाशी दस्ताने। रूनिक शक्ति, विंड पाम। वह दहाड़ता है, उसकी मुट्ठी से एक भयंकर विस्फोट निकलता है। वे रून, ये मैनुअल की शक्ति है। कुछ शिष्यों ने चौंक कर कहा। वेल्डन पहले से ही डेमी मॉर्टल स्तर का कास्टिंग मास्टर बन चुका है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मैनुअल की शक्ति का उपयोग कर सकता है। शिष्यों ने प्रशंसा के साथ कहा। अगर वेल्डन ने पूरी ताकत लगा दी तो ये लगभग तय है कि एग्नेस युद्ध हार जाएगी। मैनुअल की ताकत, मुझे संदेह है कि यह मेरे कैस मैनुअल की ताकत से मेल खा सकता है, अथर्व ने खुद से सोचा। वह युद्ध के मैदान को घूरता रहा, ये सोचते हुए कि एग्नेस का क्या हाल है। अथर्व अच्छी तरह से समझ सकता था कि वेल्डन के इस मौके की दोहरी ताकत कितनी भयानक थी।
अगर उसे उस चाल का सामना करना पड़ा तो वह उससे निपटने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का भी इस्तेमाल करेगा। इस पर एग्नेस ने अपनी नाजुक हथेलियां फैला दी और जल प्रकृति की अनंत आध्यात्मिक ऊर्जाएं एक बार फिर से उमड़ने लगीं। जब सारी शक्ति ने उसकी दाहिनी हथेली को घेर लिया तो उसने एक और जोरदार थप्पड़ मारा। बूम! उसकी हथेलियां और उसकी मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं। तीव्र गति हवा में फैल गई, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस बीच एग्नेस की विशाल लहर हथेली एक झटके में बिखर गई, जैसे कि यह वेल्डन के हमले से एक पल में टूट गई हो। लेकिन कई धमाकों के बाद एग्नेस की लहर हथेली के टुकड़े अप्रत्याशित रूप से फिर से इकट्ठा हो गए और 7 ओवरलैपिंग वेव पाम में बदल गए। यह अभी भी ओवरलैपिंग वेव पाम का हिस्सा था, लेकिन अब ये सेप्टुपल वेव्स पाम था जिसकी ताकत 7 गुना बढ़ गई थी। 7 लहर हथेलियों ने तेजी से एक के बाद एक थप्पड़ मारे, एक बार फिर वेल्डन की मुट्ठी से टकराए। हवा के प्रवाह की उन्मत्त गड़गड़ाहट के बीच एक आकृति कई फीट पीछे जमीन में फेंकी गई, जिसके मुंह से खून बह रहा था और जमीन पर छींटे पड़ रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि वेल्डन था। एग्नेस की सेप्टुपल वेव्स पाम ने उसे एक तेज और स्पष्ट हार का सामना करना पड़ा था। वह सेप्टुपल वेव्स पाम, वह ऐसा कैसे कर सकती है? शिष्य आपस में बुदबुदाए, एक बार फिर चौंक गए। और फिर उन्होंने इसका पता लगा लिया। ओवरलैपिंग वेव पाम को 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। प्रत्येक अतिरिक्त ग्रेड योद्धा की शक्ति को दोगुना कर देता था। यदि स्किन रिफाइनमेंट का योद्धा अपने ओवरलैपिंग वेव पाम को 5वीं कक्षा में परिष्कृत करने में सक्षम हो जाता तो उसे प्रतिभाशाली माना जाता। लेकिन एग्नेस की चाल सेप्टुपल वेव्स पाम थी, एक अप्रत्याशित मोड़। सभी दर्शक अचंभित थे, अविश्वास में मुंह खुले हुए थे। शानदार! दर्शकों में जेनिथ ने अपनी आंखों में बहुत संतुष्टि दिखाते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। जितने अधिक प्रतिभाशाली लोगों की उसने खोज की, उतना ही वह प्रसन्न हुआ। इस वर्ष कई योद्धाओं में बहुत संभावनाएं थीं। अन्य 4 बुजुर्गों ने भी यही प्रसन्नता व्यक्त की। जब एग्नेस ने उस पर सेप्टुपल वेव्स पाम का इस्तेमाल किया तो वेल्डन निश्चित रूप से विफल हो गया। मुझे आश्चर्य है कि उसने अपनी आस्तीन में कितने इक्के छोड़े हैं, अथर्व ने खुद से सोचा। अच्छा है, ऐसा लगता है कि अगली लड़ाइयाँ और अधिक रोमांचक और तनावपूर्ण होंगी। लेकिन मुझे पता है कि मुझे डरने की कोई बात नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने उम्मीद की थी। अपनी अविश्वसनीय शक्ति पर सभी गर्म चर्चाओं के साथ एग्नेस धीरे धीरे वेल्डन के सामने चली गई, जो कि बेहोश होकर खून थूक रहा था। वह रुकी और उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में बोली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं किसी दिन तुमसे तीसरे सबसे ऊंचे बाहरी शिष्य का पद छीनने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करूंगी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और फिर भी तुमने मुझे कमाका। यही कारण है कि तुम आज इतनी बुरी तरह से असफल हो गए। हन्फ, मैं वेल्डन हूँ। मैं तुम्हारी जैसी नाजुक लड़की से कभी नहीं हारूंगा। वेल्डन ने दहाड़ते हुए खड़े होने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई। वह इस लड़ाई के दूसरे दौर में शामिल होने की तैयारी कर रहा था। उसका अभिमान उसे हार मानने नहीं देता था। वेल्डन, कृपया अपनी विफलता स्वीकार करें। कास्टिंग गुट के सदस्यों के रूप में हमें हार का सामना करने का साहस और बुद्धि होनी चाहिए। अचानक एक अलग आवाज ने वेल्डन के प्रतिशोधी क्रोध को बाधित किया। अध्याय 62 शरीरों का टकराव। आवाज सुनने के बाद वेल्डन अपने रास्ते पर रुक गया। उसने अनिच्छा से एग्नेस से कहा, ठीक है, तुम जीत गई हो। नोवेल्बिन वेल्डन ने आज पूरी तरह से अपना सम्मान खो दिया। वह अपने वचन से पीछे हट गया और एग्नेस पर हमला कर दिया, इससे पहले कि वह अपनी दूसरी चाल पूरी कर पाती। लेकिन फिर भी एग्नेस ने उसे आसानी से हरा दिया था। अब बाहरी शिष्यों की नज़र में वेल्डन, जो तीसरे स्थान पर था, बहुत कमज़ोर हो गया था। लेकिन वे इस रहस्योद्घाटन से और भी अधिक आश्चर्यचकित थे कि एग्नेस इतनी शक्तिशाली थी। अथर्व के पास एग्नेस की अचानक ताकत के बारे में अपने विचार थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि एग्नेस की सफलता का श्रेय पवित्र रक्त क्रिस्टल की मदद से बड़ी प्रगति को दिया जा सकता है। आपने अच्छा किया, एग्नेस ने हल्के से कहा और अखाड़े से चली गई। इस बीच अथर्व बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर रहने वाले रुफ्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिसने अभी अभी वेल्डन को रोका था। रुफ्स और वेल्डन कास्टिंग फैक्शन के सदस्य थे और इसलिए दोनों को अथर्व के दुश्मन बनना तय था। रुफ्स ने टाइट ग्रे कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत सुंदर लग रहा था, अथर्व से थोड़ा छोटा लग रहा था। उसकी काली आंखें आत्मविश्वास और अहंकार की झलक से चमक रही थीं। वह रक्त शोधन के पहले दर्जे के योद्धाओं को चुनौती देने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अथर्व ने कुछ क्षणों के लिए रुफ्स को ध्यान से देखने के बाद निष्कर्ष निकाला। रुफ्स को अथर्व की नज़र का एहसास हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और किनारे से उसे देख रहे युवा योद्धा की ओर देखा। लेकिन ये केवल एक नज़र थी और फिर उसने नज़रें फेर लीं। एल्डर इवान द्वारा एग्नेस की जीत की घोषणा के साथ शिष्य अपनी स्तब्ध कल्पना से वास्तविकता में वापस आ गए। वास्तविकता ये थी कि एग्नेस वर्तमान में बाहरी शिष्यों में तीसरे स्थान पर थी, जबकि वेल्डन अस्थायी रूप से बाहरी शिष्यों में छठे स्थान पर था। अगला शीर्ष 3 को कौन चुनौती देना चाहेगा? एल्डर इवान ने पूछा। मुझे, अथर्व ने आगे बढ़ते हुए कहा।
ठीक है, आप किस रैंक को चुनौती देना चाहेंगे? एल्डर इवान अथर्व की पसंद का इंतजार कर रहे थे। वह अपनी सीट पर आगे झुक गया। मैं बाहरी शिष्यों के दूसरे स्थान पर प्रयास करना चाहूंगा। अथर्व मुस्कुराया। दूसरा स्थान, आगे आओ। लीन आगे बढ़ा, अथर्व को ठंडी निगाहों से घूरते हुए। अगर कुछ होना तय था तो वह होकर रहेगा। हालांकि लीन उस समय अथर्व से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अथर्व से डरता था। दोनों योद्धा फिर से भीड़ को गर्म करते हुए अखाड़े के बीच में चले गए। उनकी लड़ाई शरीर को निखारने की अंतिम प्रतियोगिता होगी। निश्चित रूप से लीन का शरीर को निखारना बाहरी शिष्यों के बीच अजेय है, जबकि अथर्व की गुप्त शरीर को निखारने की साधना विधि भी उल्लेखनीय है। ये बहुत रोमांचक है। ये लड़ाई तय करेगी कि कौन शीर्ष पर आता है। अथर्व और लीन के बीच भयंकर माहौल को महसूस करते हुए कई शिष्यों ने उनकी लड़ाई के बारे में उत्साह से बात करना शुरू कर दिया। मंच पर जेनिथ और 4 अन्य बुजुर्ग भी ध्यान से देख रहे थे। वे बस अथर्व के 9 डिग्री शरीर को निखारने के फॉर्मूले की सीमाओं का पता लगाना चाहते थे। इस लड़ाई के बाद मैं बाहरी शिष्यों के बीच शरीर को निखारने में शीर्ष पर आ जाऊंगा, अथर्व ने लीन से अहंकार से कहा। दोनों योद्धा एक दूसरे पर नजरें गड़ाए हुए वार्म अप कर रहे थे। क्या मजाक है? तुम कितने घमंडी हो, मूर्ख, लीन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजय हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने कुछ हास्यास्पद शारीरिक शोधन विधि अपनाई है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शारीरिक शोधन का सही अर्थ क्या है। ओह हाँ, देखते हैं कि बाहरी शिष्यों में से शारीरिक शोधन में कौन वास्तव में शीर्ष पर उभरता है। लीन की शक्ति उसके बोलने के साथ ही बढ़ने लगी। पारदर्शी आध्यात्मिक ऊर्जा ड्रैगन और बाघों के आकार में बदल गई, जो लीन के शरीर को घेरे हुए थी। वह एक विस्तृत मूर्ति में बदल गया, जिसकी ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर लहरा रही थी। एक ठंडी पारदर्शी धुंध से उसकी ऊर्जा सूरज की तरह चमकने वाली एक चमकदार रोशनी में बदल गई। उसके शरीर से एक मजबूत शुद्ध मर्दाना ऊर्जा निकली। ये पीले स्तर के उन्नत चरण में साधना विधि है। इसे लीन ने शुद्ध मर्दाना नाम दिया था। ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध मर्दानापन की साधना करने से इसकी ऊर्जा आपके सिस्टम में प्रवेश करेगी, जिससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी। शुद्ध मर्दानापन, क्या आप इसे पेशाब पीकर साधना करते हैं? अथर्व ने मजाक करते हुए कहा। हाँ, अथर्व की चिढ़ाने वाली बातें सुनकर वहां मौजूद लोग जोर से हंस पड़े। यहां तक कि चारों बुजुर्गों ने भी अपनी मुस्कान छिपाते हुए बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। अथर्व का अपमान वाकई बहुत चतुराई भरा है, कुछ शिष्यों ने टिप्पणी की। ओह मास्टर, अथर्व हमेशा अपने लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है, चाहे कोई भी मौका क्यों न हो, हेदर ने ग्रेस से आंखें घुमाते हुए कहा। वह चाहती थी कि ग्रेस प्रतियोगिता के बाद अथर्व को इतनी मूर्खतापूर्ण हरकत करने के लिए डांटे। शायद यह उसकी मनोवैज्ञानिक चाल है, ग्रेस ने विनम्रतापूर्वक लड़की को खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। अथर्व के इस मजाक से लीन को बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारा गंदा मुंह फाड़ दूंगा, कमीने, लीन ने गुस्से से कहा। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम वास्तव में कितने अच्छे हो, पेशाब पीने वाले, अथर्व ने धीरे से उत्तर दिया। इसके साथ ही अथर्व की शक्ति भी बढ़ रही थी। लाल रंग की रोशनी तुरंत आगे बढ़ी और लीन की पारदर्शी रोशनी से टकराए। शुद्ध पुरुषत्व तीसरा स्तर। एक दहाड़ के साथ लीन ने अपना पहला जोरदार मुक्का मारा। उसने अथर्व पर अपना हमला शुरू कर दिया। पीछे न रहने के लिए अथर्व ने भी एक मुक्का मारा। धमाका, सोने और लोहे के आपस में टकराने की आवाज जोर से गूंजी। उनकी मुट्ठियां बहुत जोर से टकराईं, जिससे कंपन की लहरें और हवा के विस्फोट हुए। वे दोनों कुछ कदम पीछे हट गए, जिससे मैदान पर पैरों के भारी निशान पड़ गए। लेकिन उनमें से कोई भी एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उनकी मुट्ठियां फिर से एक पल में टकराईं। इन दो शक्तिशाली योद्धाओं की टक्कर देखना भयावह था। हर टक्कर के साथ दोनों आदमी पीछे हट रहे थे, लेकिन वे फिर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे। उनके तेज तर्रार आकार अखाड़े में अंतहीन रूप से घूमते रहे। मुट्ठियों की टकराहट की आवाजें लगातार उपस्थित सभी लोगों के कानों में गूंजती रहीं। बाहरी शिष्यों ने टक्कर के बाद टक्कर देखकर सुन्न हो गए थे। यह ऐसा कुछ नहीं था जो वे दैनिक जीवन में देख सकते थे। अथर्व द्वारा उन्हें लगातार आश्चर्यचकित करने के बाद भयंकर युद्ध उन्हें इस समय बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हालांकि इस स्तर का भौतिक शरीर आमतौर पर त्वचा शोधन के योद्धाओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता था। यहां तक कि रक्त शोधन के निम्न स्तर पर कुछ आंतरिक शिष्यों के चेहरे भी उदास हो गए। उन्हें संदेह होने लगा कि क्या वे केवल अपने शरीर की शक्ति से दो योद्धाओं को हरा सकते हैं। अथर्व और लीन के बीच युद्ध बेकाबू हो गया था। दोनों योद्धाओं ने अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर दिया। एकमात्र लक्ष्य दूसरे योद्धा को हराना था। तभी एक भारी टक्कर के बाद ये दोनों योद्धा आखिरकार लड़ाई शुरू करने के बाद पहली बार अलग हुए। अब तक दोनों पुरुषों के कपड़े फट चुके थे। भूसे से गहरे घाव उनकी त्वचा पर हर जगह थे। उनके होठों पर खून के निशान देखे जा सकते थे। ऐसा लगता है कि शुद्ध पुरुषत्व का तीसरा स्तर तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें चौथा और पांचवां स्तर भी दिखाऊंगा, लीन ने अपने दांत पीसते हुए भयंकर रूप से चिल्लाया।
एक बार फिर उसके शरीर से शक्ति का प्रवाह हुआ, शुद्ध पुरुषत्व के तीसरे स्तर से 5वें स्तर तक, अखाड़े में चमकते 5 सूर्यों की रोशनी की तरह। और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे तथाकथित शरीर शोधन को हराने के लिए अपने शरीर शोधन के तरीके का उपयोग करूंगा। अब और पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि वह तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ न हो। अथर्व ने जोर से थूका। धीरे धीरे उसके शरीर पर लाल रोशनी बदल रही थी। भीड़ अपनी सीटों पर जमी हुई थी, आंखें खूनी दृश्य पर टिकी हुई थीं। अध्याय 63 सबसे मजबूत मांस। बूम बूम। अथर्व से एक बड़ा विस्फोट हुआ और लाल ऊर्जा हवा में उठी। फिर नारंगी ऊर्जा उछली, जिसने लाल आभा को निगल लिया। अथर्व इस नारंगी ऊर्जा में डूब गया। अजीब तरह से दृश्य काफी ग्लैमरस लग रहा था। वह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में अथर्व ने फैसला किया कि वह अब इस रहस्य को नहीं छिपा सकता। उसने अपने सभी कार्ड दिखाने का फैसला किया। वह जीतना चाहता था। यह जरूरी था कि वह लीन और रिफाइनमेंट गुड को हरा दे। जाविस को हराना केवल शुरुआत थी, अब वह अपनी योजना को निर्धारित समय पर अंजाम दे रहा था। अथर्व ने गहरी सांस ली। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। मैं पहले ही 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री तक सफलतापूर्वक पहुंच चुका हूं। ओह, ये क्विंसेंटेनियल मैजिक आइस और पवित्र रक्त क्रिस्टल की वजह से था। कृपया अब मुझे निराश मत करो। मुझे अपनी पूरी शक्ति दिखाओ। अथर्व ने आह भरी आत्मविश्वास से अपने शरीर की स्पंदित ऊर्जा को महसूस करते हुए उसने विधि शुरू की। अथर्व उत्सुकता से उत्सुक था, सोच रहा था कि 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। भीड़ ने जोर से चिल्लाया, फिर से आश्चर्यचकित। अथर्व ने जो अप्रत्याशित प्रगति की थी वह अंतहीन लग रही थी। उनकी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, मधुमक्खियों के झुंड की तरह एक दूसरे से टकराने लगीं। हे भगवान, लीन शुद्ध पुरुषत्व के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन अथर्व, क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? उसने अपनी साधना विधि में भी इतनी अच्छी प्रगति की है। मैं उसकी रहस्यमय विधि के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। ये निश्चित रूप से एक कठोर प्रतियोगिता होने जा रही है। ओह, ये देखने के लिए एक अद्भुत दृश्य होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, मैं सहमत हूँ। ओह भगवान, उन दोनों में इतनी अपार शक्ति है। ये बहुत रोमांचक है। उच्च मंच पर जेनिथ और अन्य 4 एल्डर्स अन्य शिष्यों की तरह ही हैरान थे। उन्होंने स्तब्ध दृष्टि से देखा, मुंह थोड़ा खुला हुआ था। अथर्व के साथ जो हुआ वह उनके विश्वास से परे था। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री तक पहुंच जाएगा। उनके दिमाग में अथर्व में इसके लिए क्षमता हो सकती है, लेकिन अब 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री तक पहुंचना आखिरी चीज थी जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। बुद्धिमान बुजुर्गों के रूप में वे सब कुछ जानते थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि इसे तोड़ना कितना मुश्किल था। चीफ जेनिथ, ये लड़का अचंभित करने वाला है। वह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री तक पहुंच गया, इतनी कम उम्र में फॉर्मूला। मुझे लगता है कि उसके पास वाकई बहुत मजबूत इच्छाशक्ति होनी चाहिए। एल्डर इवान ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए कहा। इस तरह वह केवल बड़ों द्वारा सुना जा सकता था। हाँ, मुझे एल्डर इवान से सहमत होना चाहिए। हमें इसे स्वीकार करना होगा, चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं। चीफ जेनिथ। 3 अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी आंतरिक शक्तियों का उपयोग करते हुए अपना वजन डाला। एल्डर इवान, ध्यान रखें कि वह प्रमुख शिष्यों में से एक है, जेनिथ ने जवाब दिया, इससे पहले कि वह एक मौन श्रद्धा में डूब जाए। हाँ, मैं समझता हूँ। 4 अन्य बुजुर्गों ने जेनिथ के आदेश को सिर हिलाकर स्वीकार किया। लेकिन हमें इसे गुप्त रखना चाहिए। वह भी इस निर्णय को नहीं जान सकता। उसके पास महान इच्छाशक्ति है, ये निश्चित है, लेकिन यह अभी है। वह किसी दिन साधना में अपनी इच्छाशक्ति खो सकता है। हमें इस लड़के को बेहतर तरीके से देखने के लिए अभी भी समय चाहिए, जेनिथ ने निर्देश दिया। चारों ने सहमति में सिर हिलाया। युद्ध के मैदान में वापस आकर माहौल में तनाव बढ़ गया। अथर्व और लीन दोनों ही लड़ाई के पहले दौर के बाद वार्म अप कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को तना हुआ रखा, प्रतिद्वंद्वी को एक बार और हमेशा के लिए हराने की तैयारी कर रहे थे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये सब इस बात पर निर्भर करता था कि इस बार उन्होंने कब हमला शुरू किया। तुम्हें पता है अथर्व, मैं इसे नंबर 1 शक्तिशाली बाहरी शिष्य रूफस पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें इसके साथ चीरने जा रहा हूँ। इस महान सम्मान का आनंद लेने के लिए तैयार रहो। लीन ने भयंकर रूप से दहाड़ लगाई, उसकी क्रूर आंखों में एक द्वेषपूर्ण चमक चमक रही थी। ओह, क्या तुम हो? शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों में से मिस्टर नंबर 2, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मुझे यकीन है कि अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि जाविस का अंत कैसे हुआ। उम्मीद है तुम्हारा भी यही हश्र नहीं होगा। अथर्व ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अपने दुश्मन को इस्पात जैसी आंखों से घूरते हुए। शुद्ध पुरुषत्व का 5वां स्तर, पंचम पुरुष उंगलियां। जैसे ही लीन ने गुर्राहट की, उसके शरीर से आभा बहुत बड़ी हो गई। इसने उसे घेर लिया और फिर नीचे जाकर उसकी 10 उंगलियों में समा गई।
फिर लीन ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में लपेट लिया। एक पल में 5 विशाल उंगलियां उसके सामने प्रकट हो गईं। तुरंत उसने अपनी हथेलियों को अथर्व की ओर बहुत शक्तिशाली शक्ति के साथ जोर से धकेला। शींग! अथर्व ने अपनी पीठ पर म्यान से अपनी कृपाण निकाली। उसमें से नारंगी रंग की रोशनी निकल रही थी। जलती हुई लौ उठी, अथर्व को घेर लिया और तेजी से उसके हथियार में घुस गई। एक बार जब उसकी पूरी शक्ति पहुंच गई तो अथर्व ने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी कृपाण से लीन पर वार किया। अद्वितीय ज्वाला प्रहार, 5वां प्रहार। अथर्व की इस जोरदार चीख के साथ 5 जलती हुई लपटों वाली कृपाण लपटें सीधे 5 विशाल उंगलियों तक पहुंच गईं। अथर्व पागलों की तरह लीन की ओर दौड़ा, जो विशालकाय के ठीक बीच में खड़ा था। उंगलियां। इस समय सभी ने अपनी सांस रोक ली, युद्ध के मैदान को बिना हिले डुले देखते रहे। वे किसी भी महत्वपूर्ण कार्रवाई को मिस नहीं कर सकते थे। वे सभी यह जानने के लिए बेहद उत्साहित थे कि अंतिम विजेता कौन बनेगा। धमाका, धमाका, धमाका! हवा में एक जोरदार धमाका हुआ। अथर्व और लीन अपनी सबसे शक्तिशाली शक्तियों के साथ एक दूसरे से टकरा गए। इस जबरदस्त धमाके के बाद दोनों योद्धा धुंध में लड़खड़ा गए। अलग अलग रंगों की हवा की लहरें आपस में मिल गईं। युद्ध के मैदान पर धमाकेदार आवाजें गूंजने लगीं। ऊर्जा हवा में लहराई और बिखर गई, मानो अखाड़ा नष्ट हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। अधिकांश शिष्य अपनी आंखें बंद करने और अपने हाथों को ऊपर उठाने से खुद को रोक नहीं पाए ताकि वे खुद को उस मजबूत ऊर्जा से बचा सकें। तीव्र प्रकाश अंधा कर देने वाला था। यह अविश्वसनीय है। यह संभावना नहीं है कि त्वचा शोधन के योद्धाओं के बीच इतनी शक्तिशाली टक्कर होगी। लेकिन ये यहाँ है, भीड़ ने पूरी तरह से चौंक कर कहा। रक्त शोधन के निम्न स्तर पर आंतरिक शिष्यों के चेहरे पर और भी अधिक गंभीर भाव थे। उन्होंने समझ लिया कि अखाड़े में मौजूद दोनों व्यक्ति निश्चित रूप से उनके लिए उपयुक्त हैं। यदि उन्हें आंतरिक शिष्य के रूप में पदोन्नत होने का मौका मिले तो वे उनमें से अधिकांश की तुलना में अधिक उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे। वे जल्द ही और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। दो योद्धाओं की मजबूत और उन्मत्त ऊर्जाओं के टकराव जारी रहे। दर्शकों को धुंधली धुंध में अथर्व और लीन का स्पष्ट रूप से पता चल रहा था। भीड़ की तनावपूर्ण चुप्पी तब टूटी जब योद्धाओं में से एक ने अपने मुंह से खून थूका। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। वे अखाड़े की ओर ध्यान से देखने लगे। विजेता का निर्धारण जल्द ही होने वाला था। तभी धुंध से एक आकृति बाहर निकली और जोर से जमीन पर गिर गई और दूसरी आकृति को लगभग 10 कदम पीछे की ओर खिसकना पड़ा। भीड़ ने करीब से देखा और पाया कि जमीन पर लीन पड़ा था। हे भगवान, वह हार गया। लीन हार गया। नंबर 2 बाहरी शिष्य हार गया। भीड़ हैरान थी। उनके जबड़े खुले हुए थे और फिर भी उन्हें किसी तरह इस परिणाम की उम्मीद थी। उन्हें विश्वास होने लगा था कि इस बार अथर्व जीत जाएगा। रिफाइनमेंट गुट के लोग पत्थर की तरह मुंह बनाए हुए थे। ये स्थिति उनके लिए और भी अपमानजनक थी जब उन्होंने देखा कि उनके योद्धा को अथर्व ने आसानी से हरा दिया। अखाड़े की जमीन पर लेटे हुए लंगड़े पीले चेहरे वाले लीन ने फिर से खून उगल दिया। उसके शरीर में शुद्ध पुरुषत्व की शक्ति पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं हार गया हूँ? वह जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पीड़ा से भरा चेहरा। वह लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी शक्ति को याद करने और अथर्व पर एक और हमला करने की कोशिश कर रहा था। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उसे जीतने दे। लेकिन जब लीन ने अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की तो उसने अपनी छाती में कुचलने वाला वजन महसूस किया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अब लड़ने के लिए बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है। कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, मैं तुम्हें अपने तरीके से हरा दूंगा, अथर्व ने विनम्रतापूर्वक कहा, लीन के पास जाकर। नोबेल बिन अथर्व लीन को वहीं और उसी समय मारना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, खासकर तब जब जैनिथ और अन्य बुजुर्ग अभी भी मौजूद हैं। यह बहुत अहंकारी होगा और उसे यकीन था कि वे बुजुर्ग एक मजबूत लेकिन विनम्र शिष्य को रखना पसंद करेंगे, इसलिए उसने जो किया वह उसकी बात को साबित करने के लिए पर्याप्त था। ये लड़ाई साबित करती है कि बाहरी शिष्यों में मेरा शरीर सबसे मजबूत है। अथर्व ने लीन और रिफाइनमेंट गुट के सभी लोगों से जोर से घोषणा की। उसे अब अपनी क्षमताओं की सीमा को छिपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब सभी ने उसकी पूरी शक्ति को देख लिया था। इतना घमंडी, वह इतना घमंडी कैसे हो सकता है? उसके इस साहसिक ऐलान पर रिफाइनमेंट गुट के कई आंतरिक शिष्य उसे कोसने लगे। हे भगवान, वह कितना घमंडी है! जब रिफाइनमेंट गुट के इतने सारे लोग मौजूद हैं तो वह सार्वजनिक रूप से ऐसा कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है? शायद यह उसके प्रतिभाशाली होने का ही हिस्सा है। ठीक है, वह सही कह रहा है। उसने खुद को किसी भी बाहरी शिष्य से ज्यादा मजबूत साबित किया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हम सभी ने देखा कि उसने अभी क्या किया। अथर्व, अथर्व, लीन ने अपने दांत पीसते हुए नाम को दबाते हुए गुर्राते हुए कहा। पीड़ा में लीन अथर्व को घृणा भरी नजरों से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अथर्व के हमले की वजह से उसकी हरकतें सीमित हो गई थीं। ओह,
वह कितना चाहता था कि वह उसे टुकड़ों में काट सके। तुम भाग्यशाली हो, क्या तुम्हें नहीं पता? यह एक स्नो सैक प्रतियोगिता है और मैं तुम्हें अभी और यही नहीं मार सकता, अन्यथा परिणाम बहुत अलग होता। अथर्व ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। फिर वह पलटा और आराम से अखाड़े से कूद गया, जिससे कमजोर लीन अवाक होकर फर्श पर गिर गया। एक बार फिर लीन ने लाल थूका, उसके मुंह से खून टपक रहा था। अब तक सबसे मजबूत शरीर के लिए प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। अथर्व बाहरी शिष्यों में दूसरे स्थान पर था। इस बीच लीन पहले ही 5वें स्थान पर आ चुका था। अथर्व की क्षमता को देखकर बुजुर्ग हैरान थे और फिर भी खुश भी थे। जैसे ही एल्डर इवान ने इस प्रतियोगिता के अंत की घोषणा की, उसके तुरंत बाद अगली लड़ाई शुरू हो गई। अध्याय 64 एडगर के साथ लड़ाई। प्रतियोगिता का माहौल एक चरम बिंदु पर पहुंच गया क्योंकि अथर्व और लीन के बीच लड़ाई हुई समाप्त हो गया। सभी शिष्यों ने अपनी आंखें अथर्व पर टिका दी, ये सोचकर कि क्या वह अंतिम लड़ाई में आगे बढ़ेगा। अगला शीर्ष 3 बाहरी शिष्यों को चुनौती देने वाला और कौन है? एल्डर इवान ने भी अपनी आंखें अथर्व पर टिकाईं और फिर से पूछा। मैं। जब एडगर भीड़ से बाहर निकला तो कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। एडगर, ये वही है। लगता है कि वह शीर्ष 3 बाहरी शिष्यों की चुनौती लेना चाहता है। क्या वह वास्तव में इतना सक्षम है? योद्धाओं ने भीड़ से बाहर निकलते हुए एडगर को देखकर आश्चर्य से कहा। हाँ, आप किस स्थिति को चुनौती देना चाहते हैं? ये देखकर कि यह एडगर था, एल्डर इवान ने अनजाने में सिर हिलाया और उससे पूछा। पिछली लड़ाइयों में एडगर का प्रदर्शन असाधारण था। हर लड़ाई देखने लायक थी क्योंकि एडगर ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसने जेनिथ और एल्डर्स का ध्यान आकर्षित किया था। एल्डर इवान, मैं वास्तव में बहुत सक्षम नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करना चाहूंगा। मैं अथर्व से युद्ध करना चुनता हूं। एडगर के शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रहे थे, जबकि वह अथर्व को मारने के इरादे से देख रहा था। एडगर में वाकई हिम्मत है। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, हिम्मत नहीं तो कोई गौरव नहीं। मुझे लगा कि वह पहले एग्नेस को चुनौती देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अथर्व को चुनेगा। एडगर की घोषणा और दृढ़ता को सुनकर कई शिष्यों ने अपनी जीवंत चर्चाएं फिर से शुरू कर दी क्योंकि उन्हें एडगर से एक और शानदार लड़ाई की उम्मीद थी। परिणाम चाहे जो भी हो, यह एक और भयंकर लड़ाई होने जा रही है। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस साल की बाहरी प्रतियोगिता इतनी आकर्षक होगी। एडगर किसी गुट से संबंधित नहीं है। ऐसा लगता है कि उसके पास मेरे साथ एक साधारण लड़ाई के अलावा कोई और संबद्ध इरादा नहीं है, अथर्व ने खुद से कहा जब उसने एडगर की नज़र अपनी ओर देखी। उसकी आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी पर टिकी हुई थीं, मानो वह उसे सिर से पैर तक नाप रहा हो। अथर्व का भी लड़ने का इरादा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह इस पूरी परीक्षा से उत्साहित हो रहा था। वह ये भी जानना चाहता था कि इस एडगर योद्धा की सही सीमा क्या है, जो कहीं से भी उभर कर आया है और उसके जैसे वरिष्ठ से लड़ने की हिम्मत रखता है। अथर्व, मैं तुम्हें एडगर की चुनौती लेने से पहले खुद को तैयार करने के लिए 2 घंटे का समय दूंगा। एल्डर इवान घटनाओं के मोड़ पर बेहद खुश हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तुरंत एडगर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इस साल की बाहरी प्रतियोगिता के 2 डार्क हॉर्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये निश्चित रूप से किताबों के लिए एक था। वह भी बाकी सभी की तरह इस प्रतियोगिता के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये योद्धा आश्चर्य से भरे हुए थे। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर इवान, लेकिन मुझे वास्तव में इसकी ज़रूरत नहीं है, अथर्व ने आत्मविश्वास से कहा और एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि वह युद्ध जीत जाएगा। अथर्व को आराम करने के लिए भी समय की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने लीन को पूरी तरह से नीचा देखा है। ये सही है। लीन के साथ इतनी भीषण लड़ाई के बाद उसे एडगर की चुनौती लेने से पहले आराम करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या ये कहना स्पष्ट नहीं है कि उसे कम से कम लीन से कोई तकलीफ नहीं हुई है? अथर्व, तुम हद से आगे निकल गए हो। उनकी चर्चा को सुनकर लीन, जो बगल में खड़ा था, अपने दिल में चिल्लाया। उसका चेहरा मुड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि अथर्व बिना आराम किए एक और लड़ाई कैसे लड़ सकता है। ओह, ऐसा लगता है कि तुम बहुत आश्वस्त हो। उस स्थिति में युद्ध शुरू होने दो। ये सुनकर कि अथर्व ने आराम करने से इनकार कर दिया, एल्डर इवान कुछ हद तक हैरान थे। युद्ध के मैदान में अथर्व और एडगर पहले से ही एक दूसरे के सामने खड़े थे। गति बढ़ती जा रही थी और लगभग विस्फोट के कगार पर थी क्योंकि दोनों योद्धाओं ने अपने हथियार बाहर निकाले और कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। अथर्व, मुझे उम्मीद है कि आज मैं तुम्हें चुनौती दूंगा, इससे तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि तुम वाकई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें हराना एक बड़ी उपलब्धि होगी, एडगर ने शांति से कहा और सिर हिलाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ताकत को स्वीकार किया। हाँ, एक शक्तिशाली व्यक्ति। एडगर, तुम वाकई मेरी तारीफ कर रहे हो। एडगर की बात सुनकर अथर्व ने अविश्वास में अपना सिर थोड़ा हिलाया कि उसके प्रतिद्वंद्वी में वाकई एक वरिष्ठ योद्धा से लड़ने की हिम्मत थी। अथर्व तो दूर की बात है, वह एक बेहतरीन योद्धा था।
उसने ऐसी टिप्पणी का समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। उसे ये सुनने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वहां बहुत से लोग थे जो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। मुझे परवाह नहीं कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मेरी राय में मुझे लगता है कि इस साल की प्रतियोगिता में जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तब अंतिम जीत हासिल होगी, एडगर ने कहा। उसकी गति ठीक उसी क्षण फूट पड़ी थी। पहला बाहरी शिष्य रूफ्स एडगर के खिलाफ पहले से ही द्वेष रखता था। जब उसने ये कहा, उसकी उदास आंखों में एक जानलेवा इरादा उभर आया। स्विश! जिस क्षण उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ने लगी, एडगर के पीछे लगा चांदी का भाला घुमावदार हो गया और उसके हाथों को घेर लिया। भाला हवा को चीरता हुआ और अथर्व के चेहरे की ओर बढ़ता हुआ एक भयावह ठंडक के साथ बज उठा। अथर्व, ये लो! 3 तारा वाली कंपन करने वाली बर्फीली किरणें। क्रैक क्लैंग! एडगर की बहरा कर देने वाली चीख के नीचे उसके चारों ओर व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा उन्माद में बदल गई, बर्फीली शक्ति की एक अंतहीन धारा में बदल गई और उसके पूरे चांदी के भाले के साथ उसकी भुजाओं को ढक दिया। उसके चांदी के भाले का सिर कंपन करने लगा और 3 चमकदार और चुभने वाली बर्फीली किरणें निकलीं। एक एक करके बर्फीली किरणें निकलीं और अथर्व को निशाना बनाया। 3 बर्फीली किरणों ने अथर्व को घेर लिया और उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। बर्फीली किरणें बर्फ के क्रिस्टल की तरह थीं जो बर्फ की दुनिया में पैदा हुई थीं। ये प्रकाश बोध है। मुझे विश्वास नहीं होता कि एडगर ने इसमें महारत हासिल की। एडगर के चांदी के भाले की अपार शक्ति को महसूस करते हुए कई शिष्यों ने कहा, और भी बात यह है कि एडगर का प्रकाश बोध पहले दर्जे से भी आगे निकल गया। वह वास्तव में प्रकाश बोध के साथ लड़ाई शुरू कर रहा है। ये सच है कि एडगर अथर्व के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। अथर्व कभी भी हारना नहीं चाहेगा। मार्शल आर्ट में अपने क्रूर कौशल के अलावा उसके पास एक पक्षी की तरह चपलता थी और वह अपने ऊपर निशाना साधे जाने वाले भालों को जल्दी से पहचान लेता था। उसने भालों को चकमा दिया जिससे वह थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन इसने अथर्व को बेहतर प्रदर्शन करने से कभी नहीं रोका। उसने होश में आने के लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ मारा। इससे बाहर निकलो! अथर्व ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले के जवाब में अपनी बर्फीली शक्तियों को विकसित करते हुए खुद से सोचा। उसकी पुतलियां सदमे में फैल गईं, उसकी बाहें उसकी पीठ तक फैल गईं और उसने अपने पीछे लंबी कृपाण निकाल ली। अथर्व के पीछे नरक की लपटें गरज रही थीं जब उसने अपनी लंबी कृपाण को घुमाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। वह इतनी तेजी और ताकत से भागा कि उसने अपनी कृपाण को पूरी ताकत से कसकर पकड़ लिया। नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक, 5वां स्ट्राइक। काबूम! नोवेलबिन उनके हथियार तुरंत टकरा गए। नरक की आग जमी हुई बर्फ से टकरा गई। अराजकता शुरू होने वाली थी क्योंकि उन्होंने अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। शक्ति के एक बल क्षेत्र ने दोनों योद्धाओं को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। वे दोनों उठे, अपने हथियारों की ओर दौड़े। उन्होंने अपनी हमलावर स्थिति संभाली और एक दूसरे की एड़ी पर नजर रखी। चिपकना, खनकना, धमाका! अखाड़े में धातुओं के टकराने की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं क्योंकि दोनों योद्धा युद्ध के मैदान में लगातार हमले और जवाबी हमले कर रहे थे। बर्फ और आग अखाड़े के चारों ओर उड़ रही थी क्योंकि वे एक दूसरे पर बिना किसी दया के हमला कर रहे थे। धमाका, धमाका! युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर से दोनों अलग हो गए और अपनी गति को चरम पर ले जाने के लिए कदम पीछे खींच लिए। उग्र साहस से भरे हुए उन्होंने अपनी सारी शक्तियां अपने हथियारों में पूरी तरह से झोंक दीं। अखाड़ा भीड़ की जय जयकार और वाह वाह से गूंजने वाला था। हर एक दर्शक अपनी सीट के किनारे पर था। एडगर, जो हरा वस्त्र पहने हुए था, अपने चांदी के भाले के साथ प्रतिक्रिया में इस आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करते हुए सीधा खड़ा था, बिल्कुल एक महान भाला नायक की तरह। मौके का फायदा उठाते हुए एडगर ने अपना चांदी का भाला उठाया और एक झटके के साथ हजारों बर्फीली किरणें सभी दिशाओं में उड़ गईं। इस शानदार लड़ाई से कोई भी सुरक्षित नहीं था। 6 तारा कंपन वाली बर्फीली किरणें! सब कुछ जमा दें! और एक भयंकर गर्जना के साथ 6 बर्फीली किरणें फिर से एडगर के चांदी के भाले से बिजली की गति से निकलीं, जैसे कि बर्फ की दुनिया से 6 बर्फीले भाले निकले हों। उन्होंने सीधे अथर्व की ओर निशाना साधा। प्रकाश की तरह चमकते हुए ये भाले तेजी से आगे बढ़े, मारने के लिए तैयार। एक गहरी सांस लेते हुए अथर्व ने तुरंत 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की दूसरी डिग्री को सक्रिय कर दिया। इस विधि ने उसे एक नारंगी आभा दी जिसने उसके शरीर को घेर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके चारों ओर नर की शक्ति थी। उसने जो भी प्रशिक्षण लिया वह व्यर्थ नहीं गया क्योंकि उसका मजबूत शरीर उसकी लड़ने की शक्ति को अगले चरण तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। अथर्व का ध्यान केंद्रित था और इस युद्ध में उसे जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने अपनी कृपाण उठाए और नॉनपल फ्लेम स्ट्राइक को अंजाम दिया, फिर से 5वां फ्लेम स्ट्राइक। और एक पल में बर्फीली किरणें और नारकीय लपटें सामान्य से दोगुनी शक्तिशाली हो गईं। अथर्व और एडगर एक दूसरे की ओर दौड़े और एक बार फिर अपने हथियार टकराए। उस विस्फोट के तहत आध्यात्मिक ऊर्जा की कट्टर लहर पूरे युद्ध क्षेत्र में फिर से बह गई जिसने अखाड़े में धूल के बादल बना दिए। दोनों योद्धाओं ने शानदार युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया कि इस बिंदु पर यह तय करना बहुत मुश्किल था कि कौन जीतेगा।
दर्शकों की नज़र में वे समान रूप से अच्छे प्रतियोगी थे। धमाका धमाका, एक अनंत काल की तरह लगने वाली अवधि के बाद आध्यात्मिक शक्ति के उस बादल से दो छायाएं उभरने पर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। दर्शक ये देखने के लिए आगे झुके कि यह योद्धा कौन था। विजेता राख से उभरा था। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जाएं बिखरी, दो अस्त व्यस्त शरीर सामने आए। दर्शक हैरान थे कि क्या हुआ। क्या वे दोनों मर चुके थे? एडगर के होठों से खून की धार बह रही थी। अथर्व वहीं खड़ा था, हालांकि थोड़ा पीला, उसके बाल बिखरे हुए और त्वचा पर चोट के निशान थे। अथर्व स्पष्ट रूप से विजयी हुआ। अध्याय 65 दोहरी शक्तियों का टकराव। तनाव बढ़ गया क्योंकि उम्मीद भरे चेहरे वाले शिष्य एक और लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध को देखने के लिए दर्शक उत्साहित थे और हर जगह हाथ हिल रहे थे। अथर्व अपनी लड़ाई को लेकर निश्चिंत था। एक और दिन, एक और लड़ाई, जैसे वह फिसल रहा था प्रतियोगिता। इस लड़ाई में अथर्व का पलड़ा भारी था क्योंकि वह जानता था कि वह क्या करने में सक्षम है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, घड़ी की टिक टिक होती गई, लेकिन अथर्व को जरा भी चिंता नहीं हुई। अथर्व और एडगर की आंखें एक दूसरे से मिल गईं। हर पल उनके चेहरे और भी गंभीर होते गए क्योंकि दोनों में जीत की चाहत झलक रही थी। उनकी आंखें और उनका शरीर जीत के लिए भूखा था। शायद दोनों ने एक दूसरे को कम आंका होगा क्योंकि वे जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हथियारों की गड़गड़ाहट हुई और ताकतों ने उनके नीचे की धरती को हिला दिया। मैंने सही चुनाव किया। तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो, एडगर ने एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ सख्त और निषेधात्मक तरीके से कहा, अपनी उंगलियों से अपने मुंह के कोने से खून के धब्बे पोंछते हुए। और एक जबरदस्त नोवेल बिन ठंडक उससे निकल रही थी। उसका दुश्मन चट्टान की तरह सख्त था। अथर्व उसे कैसे हरा सकता था? लड़ने के लिए पूरी हिम्मत और इच्छाशक्ति जुटाते हुए वह अपने हमले की स्थिति में वापस चला गया। तुम लीन से कहीं ज्यादा महान और शक्तिशाली हो, अथर्व ने जवाब दिया। अथर्व का इरादा जानबूझकर लीन को परेशान करना था। इस स्थिति में लीन को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अथर्व बस उसे बर्बाद करना चाहता था। ये टिप्पणियां सुनकर शिष्यों ने लीन की ओर देखा, जो बहुत असहज महसूस कर रहा था। लीन हिल गया क्योंकि उसे युद्ध के मैदान में योद्धाओं से ये शब्द सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह क्रोधित था, इतना क्रोधित कि वह अथर्व को पत्थर मारकर मार डालना चाहता था। अथर्व ने लीन को इस स्थिति में पीड़ित होते देखकर भी नहीं हिचकिचाया। उसने बस अपने प्रतिद्वंद्वी से महसूस की गई ताकत पर जोर देने के लिए ऐसा कहा। उसका मतलब लीन को उसके कौशल और ताकत के बारे में बुरा महसूस कराना नहीं था। अथर्व, कृपया अपना तुरुप का पत्ता खेलो, अन्यथा तुम अपनी जीत खो दोगे, एडगर ने चेतावनी दी जब उसकी ठंडी शक्ति चरम पर पहुंच गई। धातुओं के टकराने की गगनभेदी आवाजें सुनाई दी और युद्ध के मैदान में ड्रैगन की तरह चिंगारियां उड़ीं। दोनों प्रतियोगी जीत के लिए लड़े। धातुएं हिल गईं, ढालें एक एक करके नष्ट हो गईं। ये पूरी तरह अराजकता थी। क्लैंग, उनके हथियार एक बार फिर टकराए। एडगर के अंतिम शब्द के बाद एक तेज आवाज आई। हर कोई अपनी सीटों के किनारे पर था। वे आगे झुके और जानने लगे कि क्या हुआ। वह तेज आवाज दर्शकों के दिमाग से परे थी। पतले सांपों के आकार का बैंगनी रंग का बिजली का बोल्ट एडगर के शरीर के चारों ओर रेंगने लगा। हर कोई हैरान रह गया क्योंकि वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये बिजली की विनाशकारी शक्ति है। सभी शिष्य शक्ति के शानदार प्रदर्शन पर आश्चर्यचकित थे। बैंगनी सांप जैसे बोल्ट एडगर के शरीर से रेंग रहे थे। वह वास्तव में उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? एडगर एक ही समय में प्रकाश बोध की दो शक्तियों को कैसे विकसित कर सकता है, और उनमें से एक विनाशकारी और विध्वंसक वज्र शक्ति है। योद्धा अपने आध्यात्मिक मेरिडियन के आधार पर साधना करते थे, जिसमें कुछ खास प्रकृतियां होती थीं, और ये गुण साधना पद्धति के गुणों को निर्धारित करते थे जो योद्धाओं के लिए उपयुक्त होते थे। इसलिए एक योद्धा केवल एक ही प्रकार की शक्ति की साधना कर सकता था। यदि कोई योद्धा ऐसी विधि की साधना करने पर जोर देता है जो उसकी आध्यात्मिक मेरिडियन के साथ असंगत है, तो वह साधना के दौरान आसानी से नियंत्रण खो देगा और मेरिडियन के फटने से मर जाएगा। एक शक्तिशाली मौत, एक अतिशयोक्ति। एडगर के पास ठंडी शक्ति और वज्र शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो सकता था, लेकिन नियंत्रण खोने या आध्यात्मिक मेरिडियन के अधिभार के कोई संकेत नहीं थे। और इसने दर्शकों को इस बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अब तक क्या जानते थे। दर्शकों को भ्रम ने घेर लिया क्योंकि एक ही समय में 2 शक्तियों की साधना करना लगभग असंभव था। चीजें आपस में नहीं जुड़ रही थीं। क्या ये सच हो सकता है कि एडगर की आध्यात्मिक मेरिडियन में दोहरी प्रकृतियां थीं? जब कुछ शिष्यों ने अपने मन में सोचा तो चारों ओर शब्द उड़ने लगे। हथियार चलाने वाले आध्यात्मिक मेरिडियन की तरह दोहरे गुणों वाला आध्यात्मिक मेरिडियन दुर्लभ था, लेकिन अस्तित्व में था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे कोई भी योद्धा कभी नहीं भूलेगा। ये कहा जा सकता है कि अगर किसी योद्धा के पास दोहरे गुणों वाला आध्यात्मिक मेरिडियन होता है तो वह उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकता है, भले ही उसका आध्यात्मिक मेरिडियन एक स्टार के साथ निम्न स्तर पर हो। एडगर शीर्ष पर पहुंच गया।
उसके कौशल और प्रतिभा ने केवल ये साबित किया कि वह एक ताकत था। किसी अन्य योद्धा के पास दोहरी शक्तियां नहीं थीं। अगर किसी योद्धा के पास दोहरे स्वभाव वाला आध्यात्मिक मेरिडियन होता और वह मध्यवर्ती या उन्नत भी होता, तो वह एक ऐसी प्रतिभा होती जो 100 या 1000 साल में एक बार ही देखने को मिलती। एडगर अपने कौशल की तरह ही दुर्लभ था। वह किताबों में दर्ज एक किंवदंती था। एडगर की शक्ति का ये प्रदर्शन न केवल शिष्यों को आश्चर्यचकित करता था, बल्कि मंच पर ज़ेनिथ और 4 बुजुर्गों का ध्यान भी आकर्षित करता था। चीफ ज़ेनिथ। 4 बुजुर्गों ने ज़ेनिथ को देखा और कहा। 4 बुजुर्गों द्वारा दिए गए संकेत को सुनकर ज़ेनिथ ने 2 बार नहीं सोचा और एक बर्फ का क्रिस्टल इतना छोटा फेंका कि वह नग्न आंखों से अदृश्य था। बर्फ का क्रिस्टल आसानी से चला गया और एडगर के कंधे पर उतरा और तुरंत उसके शरीर में पिघल गया। ज़ेनिथ द्वारा फेंके गए बर्फ के क्रिस्टल को देखने के लिए एक विशेष कौशल की आवश्यकता थी। शक्तिशाली 4 बुजुर्गों को छोड़कर किसी ने भी इस बर्फ के क्रिस्टल को नहीं देखा जो एडगर के शरीर में पिघल गया। जैसे ही बर्फ का क्रिस्टल पिघला, ज़ेनिथ की आंखें बदल गईं, जैसे कि उसने पहले ही जांच कर ली थी कि क्या अफवाहें सच थीं। ज़ेनिथ के मुंह के कोने में थोड़ा सा कल आ गया और खुशी के भाव के साथ उसने 4 बुजुर्गों को एक संकेत भेजा। बुजुर्गों, उसके पास वास्तव में दोहरे गुणों वाला एक आध्यात्मिक मेरिडियन था और यह 4 सितारा वाला निम्न आध्यात्मिक मेरिडियन है। 4 सितारों वाला निम्न स्तर, दोहरे गुण। ज़ेनिथ की खबर सुनकर 4 बुजुर्ग चौंक गए। बुजुर्गों के दिलों में इतनी खुशी और आश्चर्य के साथ उन्होंने इस बारे में अपने चेहरे चुप रखे। एक शब्द भी नहीं, एक भी प्रतिक्रिया नहीं देखी गई। वे पूरी लड़ाई को अपने ध्यान में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि लड़ाई का असली सितारा एडगर था। चीफ ज़ेनिथ, अधिक साधना प्रदान की, हमारे स्नो सेक्ट का एक और आध्यात्मिक राजा होगा और शायद अधिक शक्तिशाली होगा। 4 बुजुर्गों ने संकेत दिया। हाँ, एडगर ने वास्तव में आज हमें एक बड़ा आश्चर्य दिया, ज़ेनिथ ने कहा। दोहरी शक्तियाँ, तुम्हारा तुरुप का पत्ता वाकई कमाल का है। अथर्व ने मन ही मन सोचा कि एडगर का इक्का वाकई कमाल का है। उसने सोचा कि एडगर के पास इस खेल में वाकई बढ़त हो सकती है और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कमतर आंका होगा। लेकिन एडगर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास प्रतियोगिता में शक्तिशाली तुरुप का पत्ता था। अथर्व के पास 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री के अलावा एक और भी था। अथर्व, अपना तुरुप का पत्ता दिखाओ, नहीं तो ये खेल जल्द ही खत्म हो जाएगा, एडगर ने सख्ती से कहा, क्योंकि ठंडी और गरजने वाली शक्ति ने उसे घेर लिया था। एडगर को लगा कि उसने अपनी शक्तियों से अथर्व को परास्त कर दिया है और मैच जीत चुका है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। उस स्थिति में मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करूंगा, अथर्व ने कमर कस ली। वह यह मैच सिर्फ इसलिए नहीं हारना चाहता था क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास दोहरी शक्तियां थीं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने जीत के लिए लक्ष्य बनाया और एक पल में उसके अंदर की शक्तिशाली आभा इतनी अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई कि उसे कुछ ही फीट दूर से देखा जा सकता था। उसी समय सभी शिष्यों ने अपना ध्यान अखाड़े पर केंद्रित कर दिया, क्योंकि वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि एडगर की दोहरी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए अथर्व किस तरह की शक्ति का उपयोग करेगा। अचानक लपटें भड़क उठीं और अथर्व के शरीर को निर्दोष तरीके से घेर लिया और अपने चरम पर पहुंच गईं। कुछ क्षणों के बाद अथर्व की ज्वाला सीधे हिमशक्ति द्वारा जमी हुई प्रतीत हुई। उसकी हिमशक्ति लगातार ऊपर उठती और उसकी ज्वाला में विलीन हो जाती। ये देखने लायक दृश्य था, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता था? फिर एक अजीब दृश्य हुआ। जमी हुई बर्फ और दहाड़ती हुई ज्वाला को विरोधाभासी और असंगत होना चाहिए था, रद्द कर दिया गया, लेकिन जब बात अथर्व की खेती की आई तो उन्होंने पूर्ण एकीकरण हासिल कर लिया। कैसे? ये कैसे संभव हो सकता है? अथर्व के पास दोहरी शक्तियां कैसे हो सकती हैं? कुछ आंतरिक शिष्य दोहरी शक्तियों वाले एक और योद्धा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह अविश्वसनीय है, बहुत आश्चर्यजनक। इसके अलावा अथर्व के पास मौजूद दोहरी शक्तियां असंगत गर्जन वाली लपटें और जमी हुई बर्फ होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि ये 2 असंगत शक्तियां बिना किसी टकराव के पूर्ण एकीकरण तक पहुंच जाएं? क्या शानदार प्रतियोगिता है! यह आंखें खोलने वाला है। मैं इसे एक और सदी तक नहीं देख पाऊंगा। दर्शकों से अचानक सभी तरह की आवाजें निकल आईं। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई आध्यात्मिक मध्याह्न नहीं था। केवल इस तरह से अथर्व 2 विरोधाभासी शक्तियों को विकसित कर सकता है। ज़ेनिथ और उसके साथियों ने ऊंचे मंच पर गुप्त रूप से चर्चा की। ये निश्चित था कि अथर्व इन 2 विरोधाभासी शक्तियों को विकसित कर सकता था, क्योंकि उसने आध्यात्मिक मध्याह्न और भक्षण कौशल को पुनः प्राप्त कर लिया था। हालांकि यह एक रहस्य था जिसे केवल अथर्व ही जानता था। ये कैसे संभव हो सकता है? इन दोनों लोगों के पास इतनी शानदार शक्तियां कैसे हो सकती हैं? अखाड़े का दृश्य देखने के बाद रुफ्स चुप नहीं रहा। वह निराशा और ईर्ष्या से गुर्राया। अथर्व और एडगर की शक्तियां उसकी उम्मीद से परे थीं, इसलिए रुफ्स को अथर्व और एडगर को हराने का कोई आत्मविश्वास नहीं था। भविष्य में लड़ाई के लिए ऐसी अद्भुत शक्तियां देखना मुश्किल था, लेकिन इससे उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि वह प्रतियोगिता में क्या ला सकता है। अरे दोस्त, अब तुम मेरे तुरुप के पत्ते के बारे में कैसा महसूस करते हो?
एडगर की आंखों में विस्मय देखकर अथर्व ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, ये बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होगा, एडगर ने चुनौतीपूर्ण लहजे में जवाब दिया क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी पर उसका विस्मय कम हो गया था। चलो दोस्त, अथर्व ने एडगर के लिए इसे और आसान नहीं बनाया। अपने बाएं हाथ पर ठंडी शक्ति के फ्रीजिंग पाम और दाहिने हाथ पर फ्लेम स्ट्राइक के साथ उसने एडगर पर हमला किया। उसने भक्षण कौशल की मदद से दोनों हाथों से 2 शक्तियां छोड़ी और एडगर पर प्रहार किया। एडगर ने अपना खेल चेहरा दिखाया क्योंकि वह अथर्व या किसी और से हारना नहीं चाहता था। उसने अपनी बिजली की गड़गड़ाहट को इकट्ठा किया और अथर्व के हमले का मुकाबला करने के लिए अपने चांदी के भाले को चलाने के लिए जमी हुई बर्फ की शक्ति को छोड़ दिया। दोनों योद्धाओं के हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया था। फिर से उनकी शक्तियां टकराईं और गड़गड़ाहट की एक बहरा करने वाली आवाज हुई। 2 योद्धा, दोनों ही दोहरी शक्तियों की दुर्लभ क्षमताओं के साथ जीत के लिए लड़े। अध्याय 66 नंबर 1 बनने के लिए संघर्ष। बूम! टक्कर के साथ ही एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। अचानक रिंग में हवा की लहरें भर गईं। लहरें बाहर निकल गईं, हवा उसके चारों ओर फैल गई जैसे कि अंतरिक्ष को उड़ा देना चाहती हो। गरजने वाली शक्ति, नरकीय शक्ति और ठंडी शक्ति लगातार एक दूसरे में गुंथी हुई थी। कृपाण और चांदी के भाले से निकली चमक हर किसी के कानों में जोर से गूंज रही थी, जो ये संकेत दे रही थी कि टक्कर कितनी भयंकर थी। ये किसी भी तरह से केवल त्वचा शोधन योद्धाओं के बीच की टक्कर नहीं है। शिष्यों ने टिप्पणी की, रिंग के बाहर खड़े होकर और उन्हें लड़ते हुए ध्यान से देखते हुए। शायद वे इस प्रतियोगिता के असली नायक हैं, कुछ शिष्यों ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कि बाहरी शिष्यों में सबसे ऊपर रुफ्स को अब पूरी तरह से भुला दिया गया हो। ये सुनकर रुफ्स अविश्वसनीय रूप से क्रोधित हो गया। जब अथर्व और एडगर दिखाई दिए तो वे उसकी आंखों में जानलेवा नफरत देख सकते थे। लंबी कृपाण और चांदी के भाले की चमक के बाद अथर्व और एडगर का अंतिम पीके आया। आकाश में 2 उल्कापिंडों के टकराने की तरह अथर्व और एडगर ने उसी क्षण एक दूसरे पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। विजेता का निर्धारण बहुत जल्द हो जाएगा। नोवेल बिन कहीं से भी 2 शक्तिशाली विपरीत शक्तियां उस बिंदु से निकली जहां अथर्व और एडगर टकराए थे और फिर सीधे दोनों योद्धाओं की ओर झपटे। एडगर और अथर्व ने सहज रूप से विपरीत शक्तियों को रोक दिया। प्रत्येक ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए अपने दांत पीस लिए, लेकिन एडगर का बचाव बहुत कमजोर था। कई मिनटों तक बराबरी की लड़ाई के बाद वह पीछे हट गया और उसने कुछ खून थूका। फिर वह थोड़ा पीछे की ओर लड़खड़ाया, फिर रिंग के किनारे पर रुकने का रास्ता ढूंढा। दूसरी तरफ अथर्व ने एक बार फिर अपनी कृपाण निकाली और हाथों को क्रॉस करके मजबूत शक्ति को रोकने के लिए नारंगी रोशनी चमकाए। 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री की ताकत अब खुद को दिखाती है। वह जंगली शक्ति अथर्व के पास कहीं भी पहुंचने का रास्ता नहीं खोज पाए। वह अधिक से अधिक अथर्व को थोड़ी दूर पीछे धकेल सकता था। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी। इससे स्पष्ट रूप से अथर्व और एडगर की ताकत के बीच असमानता प्रदर्शित हुई। ठीक है, तुम जीत गए, एडगर ने कहा। उसने इस समय हार मान ली, ये जानते हुए कि अगर वह लड़ाई जारी रखता है तो यह उसके लिए और भी बुरा होगा। एडगर, मैंने लड़ाई इसलिए जीती क्योंकि इस समय मेरे पास बेहतर बॉडी रिफाइनिंग विधि है, अथर्व ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उसने एडगर को नीचा नहीं देखा क्योंकि वह एक योग्य, विनम्र प्रतिद्वंद्वी था। एडगर के दयालु व्यक्तित्व के कारण अथर्व को अपने अन्य विरोधियों पर अक्सर जो अपमानजनक गालियां देनी पड़ती थीं, वे उचित नहीं थीं। अथर्व, मार्शल आर्ट की दुनिया में असफलता का कोई बहाना नहीं है, एडगर ने धीरे से कहा। तुम्हारा शरीर मजबूत है, ये तुम्हारी ताकत है, इस पर गर्व करो। सच तो यह है कि मैं तुमसे बस कमजोर हूं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें फिर से चुनौती दूंगा अथर्व, और मुझे पता है कि तुम युद्ध के लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो। फिर एडगर ने अपना चांदी का भाला वापस लिया और अखाड़े से बाहर चला गया। अब शिष्यों ने अपनी सूझबूझ वापस हासिल करना शुरू कर दिया। इस दौर में अथर्व जीतता है, एल्डर इवान ने घोषणा की। अथर्व और एडगर को देखते हुए एल्डर इवान ने अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। जाहिर है वह इस लड़ाई से काफी खुश थे। दोनों युवा योद्धाओं ने शानदार खेल भावना दिखाई थी। अब अगला चुनौती देने वाला कौन है? एल्डर इवान ने पूछा। रूफस, तुम वहां बहुत देर तक बैठे रहे, अपने पैर फैलाने का समय आ गया है, आओ और मुझसे लड़ो, अथर्व ने कहा। उसकी आंखें उस ओर घूम रही थीं जहां रूफ्स उदास होकर बैठा था। मुझे पता है कि मुझे जल्द या बाद में रूफ्स को चुनौती देनी होगी। क्यों न इसे अभी रिंग में किया जाए और इसे इस प्रतियोगिता में चैंपियन के खिताब के लिए लड़ाई बनाया जाए, अथर्व ने खुद से सोचा। अथर्व की चुनौती ने और भी चर्चाएं पैदा कर दीं। आखिरकार अब तक के सबसे मजबूत लोगों के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुकाबला हुआ। ठीक है, रूफ्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के रिंग में छलांग लगाए। शीर्ष रैंकिंग वाले बाहरी शिष्य के रूप में रूफ्स कभी भी स्किन रिफाइनमेंट के किसी भी योद्धा से नहीं डरता था। उसने अथर्व और एडगर की क्षमताओं पर अपने आश्चर्य को दूर किया और अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए मुड़ गया।
रुफ्स ने अथर्व पर हमला करने के लिए एक स्ट्राइक के साथ लड़ाई शुरू की, जिसमें गति अपने चरम पर थी। रुको, लड़ाई अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है एल्डर, अथर्व ने अप्रत्याशित रूप से रुफ्स के हमले को रोकने के बजाय उसे रोक दिया। अथर्व, क्या तुम इतनी जल्दी हार मान रहे हो? अपने हमले को याद करते हुए रुफ्स ने व्यंग्य किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बस आराम करने की ज़रूरत है। क्या ये ठीक है एल्डर? अथर्व ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको कितना समय चाहिए? एल्डर इवान ने पूछा। 1 घंटा पर्याप्त होगा, अथर्व ने उत्तर दिया। तो ये होगा, अगला राउंड 1 घंटे में शुरू होगा, एल्डर इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। एल्डर इवान की स्वीकृति सुनते ही रुफ्स का चेहरा काला पड़ गया। अथर्व ने अभी अभी एडगर के साथ एक गहन लड़ाई समाप्त की थी। अब हमला करने का सबसे अच्छा समय होता, क्योंकि वह वर्तमान में अपनी चरम फिटनेस पर नहीं था। लेकिन क्योंकि प्रतियोगिता के नियमों ने शिष्यों को आराम की अवधि का अनुरोध करने की अनुमति दी थी, इसलिए रुफ्स के पास प्रतीक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अथर्व को बिल्कुल भी आराम करने की ज़रूरत नहीं थी। भक्षक क्षेत्र और भक्षण कौशल के साथ वह आसानी से क्षेत्र में किसी भी क्रूर जानवर के रक्त की शक्ति का उपयोग करके चरम शक्ति हासिल कर सकता था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि सभी को लगे कि वह कमज़ोर है। इन सभी लड़ाइयों के बाद भी उसके पास अपनी ऊर्जा बरकरार रखना संदिग्ध होगा। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। अथर्व ने रिंग में अपनी सांस लेने की तकनीक पूरी की तो दर्शकों में फिर से गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। अगर 1 घंटा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है तो मैं 1 और घंटे का इंतज़ार कर सकता हूँ, रुफ्स ने मजाक करते हुए कहा। 1 घंटे के आराम ने मुझे तुमसे निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति दी, अथर्व ने उसी लहजे में जवाब दिया। रुफ्स कास्टिंग फैक्शन का सदस्य था और यह स्पष्ट था कि वह अंततः अथर्व को मारने का इरादा रखता था। इसने उसे स्वचालित रूप से अथर्व का दुश्मन बना दिया, और दुर्भाग्य से अथर्व अपने दुश्मनों के प्रति कभी दयालु नहीं था। तुम कितने घमंडी हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाहरी शिष्यों में से शीर्ष एक के साथ लड़ना कैसा होता है। जमीन से लात मारते हुए रुफ्स ने अपने शरीर को हवा में ऊपर उठाया। काली आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झुंड उसके दाहिने पैर के चारों ओर दौड़ गया। जब रूनिक शक्ति आखिरकार उभरी तो रुफ्स ने अथर्व की गर्दन पर एक गोल किक से वार किया। रूफस 4 सितारा मध्यवर्ती आध्यात्मिक मेरिडियन के साथ बाहरी शिष्यों में शीर्ष पर था। वह नश्वर स्तर के निचले स्तर पर एक कास्टिंग मास्टर भी था। त्वचा शोधन की सबसे बड़ी शक्ति और मैनुअल की ताकत के साथ वह गोल किक घातक होनी चाहिए। रूफस द्वारा अस्थिर किक दिए जाने पर अथर्व का चेहरा गंभीर हो गया। अब अथर्व को पता था कि उसे तुरंत 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की दूसरी डिग्री का उपयोग करना होगा। एक पल में ठंडी शक्ति और नरकीय शक्ति उसकी मुट्ठी में मिल गई और उसने रूफस पर एक मुक्का मारा। धमाका! अथर्व की मुट्ठी एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ रूफस के पैर से टकराए। केवल भगवान ही जानता था कि उनका प्रभाव कितना शक्तिशाली हो सकता है। रूफस अपने पैरों पर पीछे की ओर कूद गया और अथर्व ने भी अपना संतुलन वापस पाने के लिए रिंग पर कुछ कदम पीछे हटे। ये रूफस शीर्ष रैंकिंग वाला बाहरी शिष्य साबित हुआ है। वह वास्तव में एडगर से बहुत बहुत अधिक शक्तिशाली है। संभावना है कि वह जल्द ही रक्तशोधन तक पहुंचने वाला है। अथर्व ने अपनी दर्द भरी मुट्ठी हिलाते हुए सोचा। रूफस का चेहरा भी गंभीर दिख रहा था। टक्कर ने उसे दिखा दिया था कि अथर्व कितना ताकतवर है, लेकिन रूफस को इसकी चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने पिछली लड़ाइयां देखी थीं, इसलिए उसे इस बात का अच्छा अंदाजा था कि अथर्व क्या कर सकता है। हालांकि अथर्व ने उससे कुछ नहीं देखा था। उसके पास रूफस का मुकाबला करने में मदद करने के लिए कोई अवलोकन नहीं था। इसलिए इस लड़ाई के लिए रूफस को भरोसा था कि उसके विचारों को बाधित करते हुए अथर्व के शरीर की गति बढ़ने लगी। अध्याय 67 रून, मुझे मानना होगा, आपकी ताकत अब त्वचा शोधन के चरम पर पहुंच गई है, लेकिन अगर आप 10 बाहरी शिष्यों में से सबसे मजबूत बनना चाहते हैं, आपको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, रूफ्स ने कहा कृपालुता से। प्रत्येक सेकंड के साथ वातावरण तीव्र होता जा रहा था। सच में? तो फिर देखते हैं कि क्या तुम 10 बाहरी शिष्यों में शीर्ष पर अपना स्थान बनाए रख सकते हो या नहीं, अथर्व ने गंभीरता से जवाब दिया। अथर्व ने पीछे से अपनी कृपाण निकाली। आग और बर्फ की दोहरी ताकतें हथियार को घेरे हुए थीं। उसी समय उसने अपने शरीर में कृपाण प्रकाश को भी प्रवाहित करना शुरू कर दिया था। बूम! रूफ्स की बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा ने रक्त जीवन शक्ति को जारी होते हुए दिखाया। इस अचानक विकास ने दर्शकों का ध्यान खींचा। क्या हो रहा था? आमतौर पर केवल रक्त शोधन के योद्धा ही ऐसा कर सकते थे। ये रक्त जीवन शक्ति है, लेकिन रूफ्स को अभी तक रक्त शोधन में सफलता नहीं मिली है। ये कैसे हो सकता है? कई शिष्यों ने बहुत भ्रमित होकर कहा। यहाँ एक संभावना है, शायद वह त्वचा शोधन और रक्त शोधन के बीच के स्तर पर है। इसे रक्त शोधन का आधा कदम माना जाता है। कुछ आंतरिक शिष्यों ने अनुमान लगाया। मुझे लगता है कि वह पहले स्थान पर वापस आने के बाद रक्त शोधन में सफलता प्राप्त करना चाहता है। बेशक कोई भी ऐसा करेगा। आप जानते हैं, पहला स्थान जीतने का इनाम काफी प्रतिष्ठित है।
बकबक की आवाज बढ़ गई। रक्त शोधन की ओर आधा कदम। क्या यह आपकी आस्तीन का कार्ड है? अथर्व ने जिज्ञासा से पूछा। यह आपका कोई काम नहीं है, आपको बस ये जानना है कि यह आपको हराने के लिए पर्याप्त से अधिक है। रूफस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसने अपनी पीठ में म्यान से एक हथियार निकाला। आश्चर्यजनक रूप से यह एक बड़ा हथौड़ा था। ये रूफस के लिए कुछ हद तक असामान्य था, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि रूफस एक कास्टिंग मास्टर था, हथियार का आकार बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। फ्लशिंग जीवन शक्ति के 3 हथौड़े, 1 स्वर्ग के लिए, 2 पृथ्वी के लिए, 3 ब्रह्मांड के लिए। अंतहीन फ्लशिंग बलों से घिरा हुआ रूफस तेजी से घूमते हुए हवा में ऊंची छलांग लगाता है। फिर उसने 3 शंक्वाकार छायाएं उड़ा दीं। पहले हथौड़े की छाया ने एक अस्पष्ट तस्वीर दिखाई, दूसरे हथौड़े की छाया ने स्वर्ग और पृथ्वी के पतन को दर्शाया, और अंतिम छाया ने यिन और यांग के पतन को दर्शाया। शक्ति को इकट्ठा करो। इस बीच तीनों छायाएं उसके हथौड़े के साथ जुड़ गईं और फिर इस जबरदस्त शक्ति को ऊपर उठाया, जो फिर आकाश से अथर्व की ओर तेजी से बढ़ी। कृपाण प्रकाश। अथर्व ने अपने कौशल को बुलाया। रूफस की चाल को देखकर थोड़ा चिंतित हुआ। अथर्व ने फैसला किया कि वह अब अपनी असली शक्ति को नहीं छिपा सकता। अचानक भौतिक शक्ति, नरकीय शक्ति और ठंडी शक्ति सभी भक्षण कौशल के तहत अथर्व की कृपाण के साथ विलीन हो गईं। अथर्व की कृपाण प्रकाश को ऊपर उठाना। भले ही अथर्व की कृपाण रोशनी अपेक्षाकृत कमजोर थी, लेकिन उसकी पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा और भक्षण कौशल के साथ यह अत्यंत शक्तिशाली हमलों को रोक सकती थी। तुरंत अथर्व की कृपाण प्रकाश से भर गई और उसने उसे आकाश में ऊपर उठाया। गहरी सांस लेते हुए कहा, यह कृपाण रोशनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इसे टैप किया है। यह आश्चर्यजनक है। कुछ बाहरी शिष्यों ने इस अप्रत्याशित प्रकाश को देखकर टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि उसने अभी भी अपनी शक्ति बरकरार रखी है। शायद मैं बहुत अधिक आश्वस्त था, एडगर ने खुद से कहा। भले ही उसकी कृपाण रोशनी बहुत कमजोर हो, फिर भी वह अपनी ताकत से हाफ स्टेप टू ब्लड प्यूरिफिकेशन के रूफस के साथ लड़ाई में खड़ा हो सकता है। इस लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो सकता है। शिष्यों ने आपस में बड़बड़ाया। धमाका। ये कृपाण और हथौड़े के बीच टकराव की आवाज थी। ऐसा होते ही रक्त जीवन शक्ति के साथ जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति और कृपाण रोशनी के साथ जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्ति भी टकरा गई। इस शक्तिशाली टक्कर के बाद दोनों योद्धा पीछे की ओर उड़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पैर जमाए, वे तुरंत एक दूसरे पर फिर से हमला करने लगे। पूरा अखाड़ा कांप रहा था, मानो धरती से कंपन आ रहा हो। हर बार जब कोई योद्धा त्वचा शोधन की सीमा तक पहुंचता था, तो जो शक्ति फूटती थी उससे दर्शक लड़ाई को और भी अधिक ध्यान से देखते थे। कठोर युद्ध के कारण कई लोग शांत नहीं बैठ पा रहे थे। रूफस बहुत शक्तिशाली था, उसने रक्त शोधन के लिए आधे कदम की अपनी शक्ति का उपयोग किया, जबकि अथर्व की शक्ति प्रकाश अनुभूति को अपनी शक्ति के साथ मिलाने से आई थी। इसलिए जब भी वे एक दूसरे की ओर आए, तो वे बराबरी पर थे। विजेता दोनों में से कोई भी हो सकता था। शोधन और कास्टिंग गुट के कई आंतरिक शिष्यों ने रूफस को प्रोत्साहित किया। वे अथर्व को भी मरवाना चाहते थे, क्योंकि वह उनके दोनों गुटों के लिए एक बड़ा खतरा था। बूम। कृपाण और हथौड़े की अंतिम टक्कर के साथ दोनों योद्धा एक बार फिर अलग हो गए, फिर एक दूसरे को गंभीरता से देखने के लिए रुक गए। अथर्व, तुम पहले व्यक्ति हो जो कई वर्षों तक कई बाहरी शिष्यों से लड़ते हुए भी इस तरह से मेरे साथ बने रहने में सक्षम हो। भले ही तुम आज हार जाओ, फिर भी तुम खुद पर गर्व कर सकते हो। रूफस ने चिल्लाते हुए अपने घायल शरीर को हिलाते हुए लड़ाई के चरमोत्कर्ष की तैयारी की। ठीक है, मुझे ये कहना चाहिए कि तुम भी पहले व्यक्ति हो जो मेरे साथ एक ही स्तर पर लड़ने में सक्षम हो। अथर्व ने रूफस के लहजे को अपनाते हुए जवाब दिया। इसलिए भले ही तुम आज हार जाओ, तुम भी खुद पर गर्व कर सकते हो। तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन तुम जानते हो क्या, घमंडी लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते। रूफस ने भावशून्य होकर उत्तर दिया। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूं, है न? अथर्व ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक कास्टिंग मास्टर की असली शक्ति दिखाऊंगा, रूफस ने गंभीरता से कहा। ये आखिरकार उसकी आस्तीन का इक्का था। अथर्व फिर से गंभीर हो गया। वह चिंतित था, क्योंकि उसने अपने लगभग सभी कौशल और चालों का उपयोग कर लिया था। फ्लशिंग ट्री का मैनुअल, फ्लशिंग ट्री का रून्स हथौड़ा। रूफस चिल्लाया। उसके शरीर पर फ्लशिंग ट्री की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके हथौड़े को घेरते हुए भयभीत कर रही थी। फिर योद्धा ने अपने हाथों से साहपूर्वक इशारा किया और उसके सीने से हरे रंग के रून्स की एक श्रृंखला तैरकर उसके हथौड़े पर आ गई। इस प्रकार हथौड़े की शक्ति तेजी से बढ़ गई, जो अथर्व की दिशा में दौड़ रही थी। यह शायद केवल एक साधारण बुनियादी पंच था, लेकिन इसमें निहित शक्ति पूरी तरह से त्वचा शोधन से परे थी, जो रक्त शोधन के पहले ग्रेड के समान स्तर पर थी। क्या ये मैनुअल की शक्ति है? शिष्यों को लगातार आश्चर्य हो रहा था। ये सही है, ये होना चाहिए। मैनुअल की शक्ति का विकास रन है। कुछ अधिक जानकार शिष्यों ने समझाया, हालांकि मैनुअल अकेले नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन मैनुअल के साथ विलय होने के बाद साधना पद्धति अधिक शक्तिशाली हो सकती है।
इसलिए समान स्तर के योद्धा पराजित नहीं होंगे। रूफस इस लड़ाई को निश्चित रूप से जीतेगा। केवल त्वचा शोधन के 9वें ग्रेड में ही अथर्व को जीतने का मौका मिल सकता है। शिष्यों ने युद्ध पर गहन चर्चा की। मैनुअल की शक्ति, क्या यह आपका इक्का है? अथर्व ने पूछा, उसकी आवाज़ गहरी हो गई। भीड़ में तेज आंखों वाले लोगों ने देखा कि उसकी उंगलियां भी बदल रही थीं। ये रक्त शोधन में योद्धाओं के खिलाफ मेरा इक्का था। मुझे आज आप पर इसका इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं थी। रूफस ने जवाब दिया, लेकिन अब मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तक मैं ये लड़ाई जीतता हूँ, यह इसके लायक है। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए, मैं भी ये लड़ाई हारना नहीं चाहता। अथर्व ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे पास मैनुअल की शक्ति है। खैर, तुम अकेले नहीं हो। अथर्व अंततः फट गया, जिससे रक्त गैस का एक बादल उत्पन्न हुआ। ये रक्त शोधन से नहीं था, बल्कि भक्षण कौशल से विकसित हुई शक्ति थी। रक्त गैस के फैलने के बाद उसके शरीर पर चमकते लाल रंग के रून भी दिखाई दिए। अध्याय 68 नंबर 1 हासिल। क्या ये हो सकता है? क्या ये रूनिक शक्ति है? ये कैसे संभव है? सभी के जबड़े खुले रह गए थे। वे अथर्व में अचानक आए परिवर्तन को देखकर दंग रह गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रुफ्स को भी ऐसा ही महसूस हुआ। ज़ैनिथ और मंच पर मौजूद अन्य 4 बुजुर्ग भी चौंक गए, लेकिन क्योंकि वे सबसे अधिक ज्ञान और अनुभव वाले योद्धा थे, इसलिए उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और अपने सदमे को प्रकट नहीं किया। रूनिक शक्ति कास्टिंग मैनुअल से आई थी। केवल एक असाधारण आध्यात्मिक मेरिडियन वाला योद्धा ही मैनुअल का अभ्यास करने में सक्षम हो सकता था। यह एक साधारण योद्धा के लिए बहुत अधिक भारी होता। यदि एक साधारण योद्धा मूर्खतापूर्ण तरीके से मैनुअल का अभ्यास करने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश करता, तो यह उसके लिए उल्टा पड़ जाता। ये सच था कि कई साधना विधियां थीं जिनका अभ्यास आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना किया जा सकता था। हालांकि नोवेल बिन आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना कभी भी कोई मैनुअल अभ्यास नहीं किया जा सकता था। ये सबसे बुनियादी स्थितियों में से एक थी। फिर भी वह क्या था जो उन्होंने अभी देखा था? उन्होंने आध्यात्मिक मेरिडियन के बिना एक योद्धा अथर्व से मैनुअल की शक्ति को उभरते देखा। ये बहुत अविश्वसनीय था। क्या वे अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा कर सकते थे? भीड़ में मिश्रित भावनाएं उमड़ पड़ीं, सदमा, अविश्वास, ईर्ष्या, प्रशंसा। लेकिन अथर्व मूल रूप से अपनी रूनिक शक्ति को प्रकट नहीं करना चाहता था। उसे इसे एक रणनीति के रूप में छिपाकर रखना था। हालांकि नंबर 1 बाहरी शिष्य के लिए इनाम उसके लिए बहुत लुभावना था। उसके पास अपनी असली ताकत को प्रकट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, क्योंकि अगर वह यह मौका चूक गया तो यह बहुत संभावना थी कि वह मार्शल आर्ट की दुनिया में पिछड़ जाएगा और मजबूत योद्धाओं के घेरे से बाहर हो जाएगा। यह उसके लिए अस्वीकार्य विकल्प था। उसने जो कुछ भी सहा था, उसके बाद अब वह समझ गया था कि दुनिया एक जंगल है और एक कानून है। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है और शैतान बाकी सब ले जाता है। उसके पास अपने लिए, अपने पिता के लिए बड़ी योजनाएं थीं। उसने जो कुछ भी किया वह बेकार नहीं जा सकता था। हर कोई सोचता था कि उसके पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है और वह मैनुअल से इस शक्ति को हासिल नहीं कर सकता। अथर्व लोगों को यह बताना नहीं चाहता था कि उसने फिलहाल आध्यात्मिक मेरिडियन हासिल कर लिया है। सौभाग्य से वह काफ़ी तेज तर्रार था और उसने एक बहाना बना लिया था। वे इस पर विश्वास करें या नहीं, यह उसके हाथ में नहीं था। जैसे जैसे लाल रंग के रून एक साथ आए, लंबे कृपाण में मजबूत शक्ति एकत्रित हुई, जो कृपाण प्रकाश के साथ विलीन हो गई। भीड़ के हैरान चेहरों को अनदेखा करते हुए अथर्व ने अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करने पर ध्यान केंद्रित किया, कृपाण को ऊपर उठाया और रूफस के बड़े हथौड़े पर वार किया। सदमे के बावजूद रूफस ने अपने होश संभाले रखे थे। वह काफ़ी शांतचित्त था और उसने अथर्व के हमले से बचाव के लिए अपना हथौड़ा लहराया। लेकिन रूफस को आश्चर्य हुआ कि अथर्व के लाल रंग के रून बहुत शक्तिशाली थे। जिस क्षण उनके हथियार आपस में टकराए, वे लाल रंग के रून हथौड़े पर वायरस की तरह फैल गए और उस पर मौजूद सभी रूनों को खा गए। इस वजह से हथौड़े पर लगे रूनों की शक्ति तुरंत खत्म हो गई और केवल रूफ्स की आध्यात्मिक ऊर्जा बची। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह स्वाभाविक और अपरिहार्य घटनाओं के क्रम में हुआ। अथर्व की कृपाण, जिसमें लाल रंग के रून और आध्यात्मिक ऊर्जा थी, ने हथौड़े को परास्त कर दिया। हथौड़ा हवा में उछला और आखिरकार जमीन पर गिर गया, अपने पिछले गौरव का एक खोल। घबराए और डरे हुए रूफ्स ने जल्दी से खुद को तैयार किया, अथर्व के दुष्ट हमले का विरोध करने के निरर्थक प्रयास में अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाई। लेकिन अथर्व ने विस्फिस्ट बनाया और रूफ्स को सीधे उसकी छाती के बीच में मारा। रूफ्स के मुंह से खून बह निकला और वह जमीन पर गिर गया, पूरी तरह से अशक्त हो गया। अथर्व ने उस मूके को मारने के समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। उसे रूफ्स को मारने की कोई इच्छा नहीं थी। आखिरकार वह सिर्फ पहला स्थान जीतना चाहता था। हर कोई दोनों लड़ाकों को ध्यान से देख रहा था। एक सेकंड पहले वे अथर्व की कृपाण पर लाल रंग के निशानों को देख रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही रूफस हार गया, अब जमीन पर निढाल पड़ा हुआ था। कैसे? ये कैसे हो सकता है? यह अविश्वसनीय रूप से तेज है।
कुछ शिष्यों ने आश्चर्य में कहा, नहीं नहीं, यह असंभव है। मैं नंबर 1 बाहरी शिष्य हूँ। मैं ये लड़ाई कैसे हार सकता था? मैं उससे कैसे हार सकता था? रूफस अविश्वास में दहाड़ उठा, अपनी आंखें खोली और एक हाथ से अपनी छाती को पकड़ लिया। सबसे लंबे समय तक वह बाहरी शिष्यों में प्रथम स्थान पर था। जो भी उसे चुनौती देने आया था वह असफल हो गया। उसे हारने की भावना को महसूस किए हुए बहुत समय हो गया था। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और बाहरी शिष्यों में नंबर 1 बन जाऊंगा। अथर्व ने रूनिक शक्ति वापस लेने से पहले उदासीनता से कहा। तुम धोखेबाज हो, रुक्स गुस्से से चिल्लाया। प्रमुख, बुजुर्गों, कृपया समझदार बनो। उसने धोखा दिया। उसके पास आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है और फिर भी उसने रूनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि उसके लिए यह असंभव है। आप जानते हैं कि मैनुअल से शक्ति जीतने में सक्षम होने के लिए क्या आवश्यक है। उसने किसी जादुई हथियार का उपयोग करके धोखा दिया होगा। रुक्स ने अपना दिमाग खो दिया और निराशा में ज़ैनिथ और अन्य 4 बुजुर्गों पर चिल्लाया, जबकि वह जमीन पर लंगड़ा पड़ा था। दर्शकों ने रुक्स से सहमति जताई। उन्होंने अथर्व और बुजुर्गों को हैरान आंखों से देखा। किसी भी बुजुर्ग ने उन्हें नहीं रोका। वे भी बहुत उलझन में थे, इसलिए उन्होंने अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। अथर्व स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। वाह, तुम काया हो। तुम में ये स्वीकार करने का भी साहस नहीं है कि तुम हार गए हो। नंबर 1 बाहरी शिष्य, मेरी गांड, अथर्व ने रुक्स से तिरस्कारपूर्वक कहा। फिर वह बड़ों का सामना करने के लिए मुड़ा। प्रमुख, बड़ों, मैं समझता हूं कि आप मेरे बारे में इसलिए संदिग्ध हैं क्योंकि आपको नहीं लगता कि मेरे पास आध्यात्मिक मेरिडियन है, अथर्व ने शांति से समझाया। हालांकि ऐसा नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है, अथर्व? कृपया अपने आप को स्पष्ट करो। एल्डर इवान ने कहा। सच्चाई यह है कि मेरे पास आध्यात्मिक मेरिडियन था, लेकिन इसे रॉय कबीले ने नष्ट कर दिया था, अथर्व ने समझाया। हालांकि मुझे चोट पहुंचाने के लिए उन्होंने जो हत्यारा भेजा था वह सिर्फ रक्त शोधन का योद्धा था। उसने मेरे आध्यात्मिक मेरिडियन का सिर्फ एक हिस्सा नष्ट किया, इसलिए मेरे अंदर अभी भी मेरे आध्यात्मिक मेरिडियन का एक टुकड़ा बचा हुआ है, और यह मेरे लिए मैनुअल का अभ्यास करने में सक्षम बनाता है। हे भगवान, अविश्वसनीय! आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा का केवल एक टुकड़ा। क्या आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा का केवल एक हिस्सा होना वास्तव में संभव है? अथर्व के दावों को सुनकर भीड़ जोर जोर से बकबक करने लगी। हाँ, तुम कितने दुखी हो, क्या शानदार बहाना है। रुक्स बुरी तरह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और व्यंग्यात्मक ढंग से चिल्लाया। अथर्व ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुप रहा, अभी भी बड़ों का सामना कर रहा था। चुप हो जाओ, कृपया, एल्डर इवान ने अखाड़े में शांति बहाल करने के लिए पुकारा। क्या यहाँ रॉय कबीले से कोई है? एल्डर इवान ने अथर्व के कथन की पुष्टि करने का प्रयास करते हुए पूछा। धीरे धीरे 3 आदमी डरे हुए और कांपते हुए खड़े हुए। हाँ, एल्डर इवान, हम हैं, उन्होंने उत्सुकता से उत्तर दिया। अथर्व ने अभी जो खुलासा किया है, क्या वह सच है? क्या उसके पास पहले भी आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा थी? एल्डर इवान ने पूछा। हाँ, तीनों ने एक साथ स्वीकार किया। उन्होंने बड़ों से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके परिणाम गंभीर थे। चूंकि रॉय कबीले के शिष्यों ने गवाही दी थी, इसलिए अथर्व एक बार फिर दर्शकों की नज़रों में भरोसेमंद बन गया। एल्डर इवान ने ज़ैनिथ की ओर रुख किया। उसने थोड़ा सिर हिलाया। दूसरी ओर ज़ैनिथ खड़ा हुआ, कुछ बर्फ के टुकड़े एकत्र किए और अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें अथर्व में स्थानांतरित कर दिया। ये सच्चाई का पता लगाने का एक और तरीका था। अब ये तुम पर निर्भर है, मेरे प्यारे आध्यात्मिक मेरिडियन को पुनः प्राप्त किया, अगर हम सफल होते हैं। अथर्व ने चुपचाप खुद से कहा जब उसने देखा कि ज़ैनिथ क्या कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तुरंत अपने पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मेरिडियन को सक्रिय करना और अपनी आंतरिक शक्ति को सावधानीपूर्वक लगाना ताकि उसके पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मेरिडियन का 1/3 हिस्सा ज़ैनिथ को दिखाई दे। जल्द ही उसने महसूस किया कि उसके मस्तिष्क के मध्याह्न केंद्र के पास एक हिमपात का टुकड़ा एक लूप बनाता है और फिर उड़ जाता है। वाह, ये बहुत करीब था, अथर्व ने खुद से आह भरी। जैसे ही हिमपात का टुकड़ा ज़ैनिथ की ओर वापस उड़ा, सभी उसकी ओर मुड़े, उत्सुकता से उसके फैसले का इंतजार कर रहे थे। हाँ, अथर्व के शरीर में एक अधूरा आध्यात्मिक मध्याह्न है। ऐसा लगता है कि यह एक बार नष्ट हो गया था, ज़ैनिथ ने घोषणा की, हालांकि उसे अभी भी इसके बारे में संदेह था। क्या यह असली है? उसने कोई कहानी नहीं गढ़ी है। दर्शकों ने एक बार फिर से बकबक शुरू कर दी। एक अधूरा आध्यात्मिक मध्याह्न, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है, और इसका उपयोग मैनुअल का अभ्यास करने के लिए भी किया जा सकता है। अविश्वसनीय! क्या ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है? हे भगवान, निश्चित रूप से यह आश्चर्यजनक है। अथर्व एक पूर्ण किंवदंती बनने जा रहा है, लेकिन यह अभी भी अधूरा है। आखिरकार, क्या ये वास्तव में एक पूर्ण आध्यात्मिक मध्याह्न जितना शक्तिशाली हो सकता है? मुझे संदेह है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे संदेह है कि वह इतने अधूरे के साथ इतनी दूर तक जाएगा।
अरे रुफ्स, तुमने सुना कि चीफ जेनिथ ने क्या कहा? मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने अपनी खुद की शक्ति और अपनी मेहनत से हासिल की गई क्षमताओं से तुम्हें हराया। क्या तुम मुझ पर कोई और आरोप लगाना चाहते हो? अथर्व ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुड़ते हुए कहा। रुफ्स एक बार के लिए चुप हो गया। पूरी तरह से पराजित, वह लड़खड़ाते हुए अखाड़े से बाहर चला गया, जितनी जल्दी हो सके इस दिल दहला देने वाली जगह को पीछे छोड़ना चाहता था। अगर वह अथर्व की जीत को नकारता रहा और यह स्वीकार करने से इनकार करता रहा कि वह हार गया है, तो इससे मार्शल आर्ट की दुनिया में उसकी साधना समाप्त हो सकती है। और अब उसने जितने भी मुकाबलों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, उसके बाद अथर्व आखिरकार स्नो सेक्ट के बाहरी शिष्यों में पहले स्थान पर आ गया। यह उसका हमेशा से सपना रहा था। यह मार्शल आर्ट की दुनिया में उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। अध्याय 69 पुरस्कार। अथर्व सीधे और लंबे होकर मैदान के बीच में खड़ा था, धीरे धीरे पीछे मुड़कर उन शिष्यों की ओर देख रहा था जो उसका सम्मान कर रहे थे। मार्शल आर्ट की दुनिया, वह दुनिया जहां ताकत ही सब कुछ थी, जो मायने रखती थी। जिस योद्धा के पास ये श्रेष्ठ शक्ति होती थी, उसका सभी सम्मान करते थे। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अथर्व के पास आध्यात्मिक मेरिडियन है या नहीं। जब तक वह शक्तिशाली था, कोई भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन हारने वाले के लिए, चाहे आप एक बार कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हारने पर आप लगभग मिट जाएंगे। मेरा पहला बड़ा लक्ष्य स्नो सेक्ट में शीर्ष बाहरी शिष्य बनना था। अब जब मैंने इसे हासिल कर लिया है, तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आंतरिक शिष्यों में शुमार होने का प्रयास करूंगा, अथर्व ने खुद से कहा। आंखें खुशी और उत्साह से चमक रही थीं। अब बाहरी शिष्यों में शीर्ष 3 को कौन चुनौती देना चाहता है? एल्डर इवान ने फिर पूछा। लीन ने एग्नेस को चुनौती दी, लेकिन उसे आसानी से हरा दिया गया, जिससे एग्नेस की शक्ति के संबंध में अन्य शिष्य और भी प्रभावित हुए। फिर एडगर ने भी एग्नेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह जीता, लेकिन मुश्किल से। एग्नेस ने निराशा में अपने कंधे झुका लिए। अब शीर्ष 3 बाहरी शिष्य अथर्व, रुफस और एडगर थे। शीर्ष 3 बाहरी शिष्यों की रैंक तय हो चुकी थी, जिससे प्रतिष्ठित रैंकिंग में केवल 7 स्थान बचे थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एग्नेस चौथे स्थान पर थी, जबकि लीन, जो कभी दूसरे स्थान पर थी, अब 5वें स्थान पर आ गई। कई और लड़ाइयों के बाद वेल्डन अब 6ठे स्थान पर, जोफ 7वें, रयान 8वें, डेस्मंड 9वें और डेरेन 10वें स्थान पर थे। स्लॉट भर गए थे। जैसे ही शीर्ष 10 बाहरी शिष्यों का निर्धारण हुआ, बाहरी प्रतियोगिता आखिरकार समाप्त हो गई। यह विशेष बाहरी प्रतियोगिता शायद स्नो सेक्ट द्वारा दशकों में देखी गई सबसे तीव्र प्रतियोगिता थी। एग्नेस एक महिला योद्धा के रूप में अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। एडगर अचानक बिना किसी की उम्मीद के रैंकिंग में ऊपर उठ गया। अथर्व ने मजबूत और अविश्वसनीय शक्ति का संचार किया था। प्रत्येक युद्ध ने दर्शकों को अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया था। सज्जनों, बाहरी प्रतियोगिता अब समाप्त हो गई है। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि कई शिष्यों ने बहुत सुधार किया है। मुझे उम्मीद है कि अब से आप कड़ी मेहनत करेंगे। प्रयास करें, मार्शल आर्ट की दुनिया में बेहतर जीवन जीने के लिए खुद के लिए प्रयास करें, एल्डर इवान ने कहा। अब चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे पता है कि आप सभी इसका इंतजार कर रहे थे। शीर्ष 100 शिष्य अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अखाड़े में आए। ओह ओह, शीर्ष 100 शिष्यों ने जयकार करना शुरू कर दिया। अब उन्हें मान्यता मिलने का समय आ गया था। जिन लोगों ने 51वें से 100वें स्थान पर स्थान प्राप्त किया है, उन्हें प्रत्येक को 5 आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण गोलियां मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको यह नहीं चाहिए, तो आप इसे प्राप्त होने पर बता सकते हैं, और आप इसे चांदी के सिक्कों के बदले में बदल सकते हैं। जिन शिष्यों की रैंक 11वीं से 51वीं है, उन्हें हम पीले स्तर के मध्यवर्ती चरण की साधना विधि और 10 आध्यात्मिक ऊर्जा पोषक गोलियों का एक सेट देकर पुरस्कृत करेंगे। 5वें से 10वें शिष्यों के लिए हम आपको पीले स्तर के मध्यवर्ती चरण की साधना विधि, नश्वर स्तर के निम्न स्तर का एक हथियार और 2 रक्तशोधन गोलियों से पुरस्कृत करेंगे। रक्तशोधन की गोली। पुरस्कार रक्तशोधन की गोली है। कई निम्न श्रेणी के शिष्य थोड़े ईर्ष्यालु थे कि पुरस्कार में रक्तशोधन की गोली थी। आखिरकार, त्वचा शोधन में प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और कीमती गोली रक्तशोधन की गोली थी। गोली योद्धा के कौशल को रक्तशोधन तक पहुंचने के लिए बहुत बढ़ा सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि शीर्ष 5 को क्या पुरस्कार मिलेगा। चौथे और 5वें स्थान पर आने वाले योद्धाओं के लिए पुरस्कार येलो लेवल के मध्यवर्ती चरण की साधना विधि के 2 सेट, नश्वर स्तर के निम्नतर चरण का एक हथियार और 4 रक्तशोधन गोलियां हैं। दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों के लिए पुरस्कार हैं येलो लेवल के उन्नत चरण की साधना विधि, नश्वर स्तर के मध्यवर्ती चरण का एक हथियार और 7 रक्तशोधन गोलियां। वे ट्रेजर टॉवर में स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के बीच भी चुन सकते हैं। वाह, स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने! उन्होंने पहले कभी ऐसा इनाम नहीं दिया। कई बाहरी शिष्य और यहाँ तक कि कुछ आंतरिक शिष्य भी इस खबर से चौंक गए। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने, वे बहुत दुर्लभ चीजें थीं। स्वर्ग और पृथ्वी से किसी भी तरह का खजाना योद्धाओं के लिए एक बड़ा भाग्य होगा। यह उन्हें अपने साधना आधार को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा।
इसके अलावा वे नश्वर स्तर के मध्यवर्ती चरण का एक हथियार भी प्राप्त कर सकते हैं, जो रक्त शोधन योद्धा के लिए हथियार है। इस पुरस्कार ने सभी आंतरिक शिष्यों को ईर्ष्यालु बना दिया, जिनमें से कुछ को मुंह फुलाते हुए देखा जा सकता था। एडगर और रूफस की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उन्होंने सुना कि उन्हें जल्द ही शानदार पुरस्कार मिलने वाले हैं। लेकिन रूफस को कुछ याद आ गया। वह जल्दी ही उदास हो गया और अथर्व को उदास भाव से देखने लगा। पहले स्थान पर आने वाले को एक असाधारण पुरस्कार मिलने वाला था। ये निश्चित था। दूसरे स्थान पर आने वाले के पास पहले से ही एक अद्भुत पुरस्कार था। ये पुरस्कार रूफस के लिए होना था, लेकिन अथर्व ने उसे उसके हाथों से छीन लिया। सभी की निगाहें अथर्व पर थीं। वे सोच रहे थे कि युवा योद्धा को किस तरह का पुरस्कार दिया जाएगा। और अंत में पहले स्थान पर आने वाले को ब्लैक लेवल के निम्न स्तर की साधना विधियों का एक सेट मिलेगा। नोवेल बिन, ओह माय गुडनेस रियली। एल्डर इवान के बोलने से पहले भीड़ उत्साह से हिल गई। वे सभी थोड़ी ईर्ष्या और सम्मान के साथ अथर्व को देख रहे थे। यहाँ तक कि रक्त शोधन के मध्यवर्ती चरण में योद्धा भी उस साधना विधि के लिए तरस रहे थे। तुम भी जीतोगे। नश्वर स्तर के मध्यवर्ती चरण का एक हथियार और 10 रक्त शोधन गोलियां। तुम खजाना टॉवर में स्वर्ग और पृथ्वी से 2 प्रकार के खजाने चुन सकते हो। क्या बकवास है। संप्रदाय इतने अधिक पुरस्कार कैसे दे सकता है। कई आंतरिक शिष्य स्पष्ट रूप से परेशान थे। वे अथर्व से सब कुछ छीनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। काले स्तर के निम्न स्तर की साधना विधि और स्वर्ग से 2 प्रकार के खजाने और पृथ्वी। बुरा नहीं, अथर्व ने खुशी से अपने आप से सोचा। रूनिक शक्ति को उजागर करना सार्थक था। अब जब आप सभी जानते हैं कि आपको क्या पुरस्कार मिल सकते हैं, मेरे शिष्य, आप उन्हें प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं। एल्डर इवान ने शिष्यों के चेहरों पर उत्साह और प्रशंसा को देखते हुए संतोष के साथ कहा। यही तो वह चाहता था। उनका मानना था कि एक बार जब वे दांव पर लगे पुरस्कारों को समझ लेंगे तो वे अगले साल की प्रतियोगिता की तैयारी के लिए और भी कठिन प्रशिक्षण लेंगे। एल्डर, मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा, जेनिथ ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। जरूर, कृपया आगे बढ़ें। एडगर, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि तुम इसे चाहोगे या नहीं, लेकिन मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ। जेनिथ ने सीधे मुद्दे पर बात की। उसके शब्दों का बम जैसा ही प्रभाव पड़ा, जिसने भीड़ को उड़ा दिया। यह चीफ जेनिथ एडगर को अपने संरक्षण में लेना चाहता है। हर कोई चौंक गया, यहाँ तक कि 4 एल्डर भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उन्होंने शांत होकर खबर स्वीकार कर ली। एडगर अवाक रह गया। क्या एडगर, तुम क्या करना चाहोगे? जेनिथ ने पूछा। एडगर अपनी स्तब्ध चुप्पी से बाहर आया। वह जल्दी से अखाड़े में घुटनों के बल बैठा और जेनिथ से सम्मानपूर्वक कहा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मास्टर जेनिथ। जेनिथ को हर कोई जानता था। वह स्नो सेक्ट में सबसे अच्छा योद्धा था। लाखों महत्वाकांक्षी योद्धा उसके शिष्य बनना चाहते थे। बेशक एडगर इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकता था। अब एडगर ईर्ष्या का पात्र बन गया। अथर्व के पुरस्कार अच्छे थे, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से इसकी तुलना जेनिथ जैसे ओवरमैच से प्रस्ताव प्राप्त करने से नहीं की जा सकती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार था जब जेनिथ ने कोई शिष्य लिया था। एडगर उसका पहला और एकमात्र शिष्य होगा। जब वह अपनी साधना में सफल होगा तो एडगर निश्चित रूप से स्नो सेक्ट में प्रमुख पद के लिए उम्मीदवारों में से एक होगा और सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक होगा। बहुत बढ़िया, आज से एडगर तुम मेरे शिष्य हो, जेनिथ ने खुशी से कहा। एडगर अपने अविश्वास में केवल धीरे धीरे सांस लेने की कोशिश कर सकता था। अध्याय 70, चचेरा भाई और साथ ही शत्रु। ऐसा लगता है कि हमारे प्रमुख को एडगर की दोहरी शक्तियों वाली आध्यात्मिक मेरिडियन में काफी दिलचस्पी है। कुछ शिष्यों ने धीमी आवाज में कहा। बिल्कुल, दोहरी विशेषताओं वाली आध्यात्मिक मेरिडियन को आध्यात्मिक मेरिडियन की तुलना में दुर्लभ माना जाता है, जो मैनुअल का अभ्यास करने में मदद कर सकता है। जब तक एडगर की आध्यात्मिक मेरिडियन बहुत कमजोर नहीं है, तब तक उसके भविष्य में एक सहजात्मा बनने की अच्छी संभावना है। जाहिर है, उन्होंने ये भी पता लगा लिया था कि क्यों उनके संप्रदाय के प्रमुख जेनिथ ने एडगर को अपना शिष्य बनने के लिए आमंत्रित किया था। ये बहुत अफसोस की बात है कि अथर्व को ऐसा मौका नहीं मिला। उसका आध्यात्मिक मेरिडियन न केवल दोहरे गुणों वाला है, बल्कि उसमें मैनुअल का अभ्यास करने की क्षमता भी है। फिर भी इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अधूरा है। इस अपूरणीय दोष के कारण उसकी भविष्य की उपलब्धियां हमेशा सीमित रहेंगी। इस तरह के दोष के बिना उसे निश्चित रूप से दुर्लभ अवसर दिया जाता। उनमें से अधिकांश एडगर के महान भाग्य से ईर्ष्या करते थे, जबकि अथर्व के दुर्भाग्य से सहानुभूति भी रखते थे। इस बीच रिफाइनमेंट और कास्टिंग गुड के शिष्यों ने अथर्व को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम बाहरी प्रतियोगिता के चैंपियन थे, और तो क्या, हमारा मुखिया कभी भी ऐसे व्यक्ति में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा जिसके पास पूर्ण आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं है। अथर्व को उनके चेहरों पर दिखने वाले भावों की परवाह नहीं थी, और वे उसके लिए बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं थे। इसके अलावा वह अपनी स्थिति के बारे में अधिक जागरूक नहीं हो सकता था। वह सभी लोगों में से जानता था कि वह वास्तव में वर्तमान में क्या चाहता है।
दूसरों को अपने गुरु के रूप में एक सहज आत्मा की इच्छा हो सकती है, लेकिन अथर्व को ऐसे गुरु को पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी पुनः प्राप्त आध्यात्मिक मेरिडियन अब इतनी शक्तिशाली थी कि यह किसी भी गुरु की मदद के बराबर थी। अभी अथर्व को केवल एक ही चीज़ की लालसा थी कि वह जल्दी से बाहरी प्रतियोगिता के चैंपियन के रूप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करे और इसका उपयोग अभ्यास और हथियार चलाने के लिए करे। अथर्व, जब शिष्यों ने आराम किया, ये सोचकर कि दिन के आश्चर्य खत्म हो गए हैं, तो अचानक ज़ेनिथ की शानदार आवाज़ ने शांत बातचीत को तोड़ दिया। क्या हमारा प्रमुख अथर्व को भी अपना शिष्य बनाने जा रहा है? शिष्यों ने तुरंत अनुमान लगाया, अब ध्यान से ध्यान दे रहे थे। उनमें से विशेष रूप से शोधन गुट और कास्टिंग गुट के लोग विशेष रूप से चिंतित दिख रहे थे। दोनों गुट कमजोर नहीं थे और यहाँ तक कि उनके पास अर्धअमर बुजुर्ग भी थे। फिर भी दुर्जय ज़ेनिथ और उसके हिम संप्रदाय के सामने वे छोटे महसूस करते थे, जैसे पहाड़ के सामने कमजोर चींटियां। अगर अथर्व ज़ेनिथ का शिष्य बन जाता तो इसका मतलब था कि दोनों गुटों का अंत में बहुत बुरा हाल हो सकता था। हाँ चीफ, अथर्व ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और आश्चर्य व्यक्त किया, क्या चीफ मुझे भी अपने संरक्षण में लेने जा रहे हैं? हालांकि ये पता चला कि ऐसा नहीं था। अथर्व, मैं प्रतियोगिता के दौरान आपके प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित हूँ, इसलिए मैं आपको और अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग इनाम दूंगा, ज़ेनिथ ने तेजी से कहा। ये सुनकर दोनों गुटों के शिष्यों को बहुत राहत मिली। उन्होंने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए एक जोरदार आह भरी। लेकिन अन्य शिष्य इस बात को लेकर अधिक उत्सुक थे कि ज़ेनिथ ने अथर्व के लिए क्या रखा है। चीफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अथर्व ने झुककर कहा। अब वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था। अथर्व की राय में ज़ेनिथ एक प्रतिभाशाली गुरु, स्नो सेक्ट के क्षेत्र में शीर्ष योद्धा, निश्चित रूप से उसे एक बड़ा इनाम देगा। चैंपियनशिप पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपका इनाम क्या है, ज़ेनिथ ने कहा। अब जब पुरस्कार की प्रकृति को रहस्य में रखा गया था तो कई शिष्यों को बहुत निराशा हुई। वे भव्य प्रकटीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ तक कि 4 बुजुर्ग भी थोड़ा निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। वे भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अथर्व को ज़ेनिथ से क्या इनाम मिलेगा। इसके साथ बाहरी प्रतियोगिता समाप्त हो गई और ज़ेनिथ और 4 बुजुर्गों के चले जाने के बाद शिष्य प्रतियोगिता स्थल से बाहर निकलने लगे। हर कोई जानता था कि इस विशेष बाहरी प्रतियोगिता के परिणामों का लंबे समय तक स्नो सेक्ट पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, खासकर अथर्व और एडगर की वजह से, जो निश्चित रूप से काफ़ी समय तक शहर की चर्चा का विषय बने रहेंगे। अब अथर्व, ग्रेस और हीथर वापस आंगन में आ गए। रास्ते में हीथर ने ज़ेनिथ द्वारा अथर्व को अपना शिष्य न बनाने के बारे में काफ़ी शिकायत की। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि सौभाग्य से उसे स्वीकार नहीं किया गया, अन्यथा वह उसे हर दिन देखने का मौका खो देता और यह उसके लिए शर्म की बात होती क्योंकि वह इतनी प्यारी लड़की थी। उसके चिढ़ाने वाले जवाब ने हीथर को गुलाब की तरह लाल कर दिया। तीनों के आंगन में पहुंचने के बाद एक हिमगिद्ध तेजी से आंगन में उतरा, जिसके पीछे 2 लोग तेजी से झूल रहे थे। शॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रेस ने तुरंत घबराते हुए पूछा। वह उन लोगों में से एक को जानती थी, शॉन, जो मुख्य शिष्यों में दूसरा शीर्ष शिष्य था। हाँ, ग्रेस, मैं वास्तव में यहाँ नहीं रहना चाहता। ये सिर्फ मेरा दोस्त है जो मुझे अपने साथ ले गया, शॉन ने समझाया और मुस्कुराया, अपने बगल में बैठे युवक की ओर इशारा करते हुए। ग्रेस ने उसकी ओर देखा। वह एक सुंदर और ऊर्जावान युवक था जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान थी। उसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति सोचता कि वह शायद एक अच्छा आदमी होगा। वह यहाँ क्यों है? ग्रेस ने संदेह से पूछा। वह एक अजनबी था। क्रैक क्रैक क्रैक, यह अथर्व के शरीर से उंगलियों के चटकने की आवाज़ थी। अथर्व ने अपनी दोनों मुट्ठियां इतनी कसकर बंद कर ली थीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे। उसके हाथों से खून बह रहा था, उसकी उंगलियां बल के कारण तनावग्रस्त हो रही थीं। अब उसकी आंखों में एक तीक्ष्ण हत्या के इरादे से चमकने लगी। ग्रेस, हीथर और सीन को अथर्व के काले होते व्यवहार को देखकर डर लगने लगा। चचेरे भाई अथर्व, अपना चेहरा देखो, युवक ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। उसे अथर्व के अचानक बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ा, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। अक्ष, अथर्व ने दहाड़ लगाई, उसकी आवाज़ हवा में गूंज रही थी। ये युवक अक्ष था, जो अथर्व का सबसे प्यारा चचेरा भाई था। लेकिन उसने अथर्व को धोखा दिया था, जिससे अथर्व और उसके करीबी परिवार के लिए दुर्भाग्य की स्थिति पैदा हो गई थी। अथर्व की उग्र दहाड़ सुनकर ग्रेस और हीथर को तुरंत पता चल गया कि वह युवक कौन था। शॉन, अपने साथी के साथ तुरंत हमारे पास से निकल जाओ। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अगर तुम मेरे घर की सीमाओं का सम्मान नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को जबरदस्ती अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर ऐसा होता है तो तुम दोनों के साथ बदतमीजी करने के लिए मुझे दोष मत देना। ग्रेस ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। उसकी हमेशा की तरह ठंडी आंखें अथर्व की तरह ही उग्रता से चमक रही थीं।
हाँ हाँ ग्रेस, क्या तुम सच में मुझे चुनौती देने और मेरे मार्शल आर्ट कौशल की प्रगति का परीक्षण करने की कोशिश कर रही हो जो मैंने पिछले कुछ दिनों में हासिल किया है? शॉन ने हल्की मुस्कान के साथ ग्रेस को चुनौती देते हुए कहा। उसने जाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। नोवेल बिन, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, ग्रेस ने धीरे से और ठंडे स्वर में कहा। वह आगे बढ़ी, शॉन और अक्ष को बलपूर्वक भगाने वाली थी। हालांकि अथर्व ने उसे रोक दिया। जब उसने अक्ष पर नजर डाली तो उस पर शुद्ध क्रोध छा गया था। एक पल के लिए वह अपना दिमाग खो बैठा था, अक्ष को वहीं मार डालना चाहता था। लेकिन सभी तरह की कठिनाइयों से गुजरने के बाद अथर्व अधिक परिपक्व और लचीला हो गया था। वह खुद को शांत करने में सक्षम था और अब उसके चेहरे पर बहुत अधिक संयमित भाव था। वह जानता था कि वह और अक्ष अब निश्चित रूप से समान प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इसके अलावा भले ही वह अक्ष से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन उसे स्नो सैक्ट के क्षेत्र में उसे मारने की अनुमति नहीं थी। अगर वह अक्ष को बेवजह मार देता तो इसकी कीमत वह नहीं चुका पाता, उसे भी ढूंढ कर मार दिया जाता। वह जानता था कि उसे अक्ष को उसकी जान लेकर जाने देना चाहिए। ये देखकर कि अथर्व शांत हो गया है, ग्रेस ने धीरे धीरे अपनी मजबूत लड़ाई की गति वापस ले ली। हाँ ग्रेस, तुम सही काम कर रही हो। अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो ये हमारे सौहार्दपूर्ण रिश्ते को बर्बाद कर देगा। सीन ने ठहाका लगाया। अथर्व, क्या तुम्हें अपने प्यारे चचेरे भाई का मुस्कुराकर अभिवादन नहीं करना चाहिए? अक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे कि वह भूल गया हो कि उसने अथर्व के साथ क्या किया था और वह अभी भी अथर्व का प्रिय चचेरा भाई था। लेकिन अथर्व जानता था कि उसका चचेरा भाई उसे सिर्फ ताना मार रहा था। अक्ष, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो और तुरंत चले जाओ, अथर्व ने समान भाव से कहा। अथर्व, तुम्हारे शब्दों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। जैसे ही मैंने अपनी साधना समाप्त की, मैंने सुना कि तुमने बाहरी प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीत ली है। मैं तुम्हें बधाई देने के लिए तुरंत यहाँ आया हूँ, अक्ष ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि वह एक खेल खेल रहा था। अक्ष, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें ये दिखावा करने की जरूरत है कि तुम मेरी परवाह करते हो? इसे बचाओ, अथर्व ने व्यंग्य किया। ओह अच्छा, अब ऐसा लगता है कि तुम सही हो। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और तुम्हें बताता हूं कि मैं यहाँ क्यों हूं। अक्ष का स्वर बदल गया, शत्रुतापूर्ण होता जा रहा था।